कहानी की शुरुआत होती है साल 2026 से। हम देखते हैं एक बुजुर्ग व्यक्ति जियांग, वो रोज की तरह एक पुरानी से बेल बॉक्स के पास बैठा है। किसी चिट्ठी का इंतजार है उसे। उधर वहां का गार्ड अक्सर उसे समझाता, अब चिट्ठियों का जमाना नहीं रहा, आप जिस चीज का इंतजार कर रहे हैं शायद वो कभी आए ही नहीं। लेकिन जियांग कभी कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसे अमनीशिया है, यानी बार बार बातें भूल जाया करता। उसकी बेटी नियान रोज उसे घर ले जाने आती। दरअसल वे जल्द ही इस शहर को छोड़कर बीजिंग जाने वाले हैं। नियान घर का सामान पैक कर रही है, तभी उसे अपने पिता के कमरे में एक चिट्ठी मिलती है और पिता खुद कहीं गायब है। चिट्ठी में लिखा है, यहाँ मेरा एक आखिरी काम बाकी है, जैसे ही वो पूरा होगा मैं खुद तुम्हारे पास लौट आऊंगा। घबराई हुई नियान सीसीटीवी फुटेज चेक करवाती है। वहां दिखाता है कि उसके पिता फिर उसी मेल बॉक्स के पास चले गए, लेकिन पुलिस बताती है कि वहां उन्हें कहीं नहीं पाया गया। नियान खुद मेल बॉक्स के पास गई। गार्ड ने उसे बताया, आपके पिताजी कल रात यहीं आए थे। उन्होंने जोर देकर दरवाजा खोला और अंदर जाकर कोई चिट्ठी रखी और फिर वो अचानक कहीं गायब हो गए। यहाँ तक कि वो चिट्ठी भी नहीं मिली। वहां सिर्फ एक बिल्ली बैठी थी, चुपचाप उन्हें देखती हुई। गार्ड की बातों पर विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन तभी वही बिल्ली फिर से आई। उसी क्षण मेल बॉक्स के अंदर से एक आवाज होती है और फिर साल 1991 में लिखी हुई हाइतांग नाम की एक लड़की की चिट्ठी बाहर गिरती है। वो एक सुसाइड नोट है। कहानी यहीं से हमें 1991 के नेवांग टाउन में ले जाती है। वहाँ हम चादक नाम के एक आदमी को देखते हैं जो किश्तों के पैसे वसूलने का काम करता है। वो बाओ नाम के आदमी के अंडर काम करता है। इस काम में उसकी मदद करने वाले दो और लड़के हैं, एक हाओ और दूसरा ईज। और यही ईज इस कहानी का मुख्य किरदार है। ईज बचपन से ही अनाथालय में पला बड़ा, लेकिन 14 साल की उम्र में वो वहां से भाग निकला। एक दिन चादक उसे सड़क पर मिला और उसे अपने साथ रख लिया। तब से ये तीनों एक दूसरे का परिवार बन गए। आजकल तीनों पैसे जोड़ रहे हैं ताकि एक नाव खरीद सके, ताकि एक दिन ये गुंडागर्दी वाला काम छोड़कर कहीं दूर नई जिंदगी शुरू कर सके। उस दिन बाओ ने उन्हें एक नए काम पर भेजा। ईबो नाम के व्यक्ति से पैसे वसूलने हैं। ईबो ने अपनी माँ के इलाज के लिए बाओ से कर्ज लिया था और अब उसे वो रकम चुकानी है। खैर, जब वे लोग ईबो के घर पहुंचे तो इन्हें ईबो नहीं मिला, बल्कि उसकी बेटी हाइतांग मिली। और यही हाइतांग इस कहानी की मुख्य नायिका है। हाइतांग उस समय बिल्कुल अकेली बैठी अपने दादा का अंतिम संस्कार कर रही है। उधर ये तीनों अचानक घर के अंदर घुस आए और खोजबीन करने लगे। खोजते खोजते उन्हें उनके दादा की जमा की हुई रकम मिली और वे वो सारी रकम उठा ले गए। जाते जाते उन्होंने हाइतांग से कहा, अपने पिता से कह देना कि बाओ के पैसे चुका दे, और ये पैसे तो हम ले ही जा रहे हैं। इसके बाद वे तीनों किसी दूसरी जगह पर भी कर्ज वसूलने पहुंचते हैं, लेकिन वहां मौजूद लोग उनसे भी ज्यादा खतरनाक निकले। बड़ी जोरदार लड़ाई हुई और इस बीच इन तीनों की अच्छी खासी पिटाई हो गई। मार खाते खाते जब शाम हुई तो वे किसी तरह अपने घर पहुंचे। उनका घर दरअसल एक क्लब जैसा है, जिसके ऊपर की मंजिल पर एक छोटा सा दुकान है। ये दुकान एक लड़की चलाती है, जिनजो। उसके पैरों में थोड़ी समस्या है, धीरे चलती है, लेकिन हाओ चुपके चुपके उसे बेहद पसंद करता है। अक्सर मौका मिलते ही वो चुपचाप जिनजो को निहारता रहता। इधर चादक बाओ के पास गया और बोला कि वो ईबो से पैसे नहीं ले पाए। ये सुनते ही बाओ ने ये जिम्मेदारी चैंग नाम के आदमी को दे दी, जो बेहद उग्र स्वभाव का है और हर बात पर मारपीट पर उतर आता है। अगले दिन ईज स्कूल पहुंचा। वहाँ एक टीचर है जो चादक को पहले से जानता है। उसे डर है कि कहीं ईज का भविष्य भी चादक जैसा न बन जाए, इसीलिए वो उसे समझाता है, अच्छे से पढ़ाई करो, अपनी जिंदगी सुधारो। जब ईज क्लास में बैठा तब उसे पता चला कि हाइतांग तो उसकी क्लासमेट है। ब्रेक टाइम में हाइतांग उसके पास आई और बोली, अगर तुमने मेरे दादा के पैसे वापस नहीं किए तो मैं सब टीचर को बता दूंगी तुम्हारी गुंडागर्दी के बारे में। ईज ने शांत होकर कहा, वो पैसे मेरे पास नहीं है। अगले दृश्य में हाइतांग अपनी पार्ट टाइम नौकरी करते हुए दिखाई गई, एक बुक स्टोर में। बुक स्टोर का मालिक एक खास इवेंट करना चाहता है जहां हर इंसान अपने भविष्य के स्वयं को एक चिट्ठी लिख सके। हाइतांग जब दुकान के बाहर इस प्रोग्राम का बोर्ड टांग रही है, तब एक कबाड़ी वाला आया और उसने कार्डबोर्ड मांगा। उसकी गाड़ी में वही मेल बॉक्स रखा है और साथ ही वो बिल्ली भी दिखी। अगले ही दिन देखा गया कि वो रहस्यमयी मेल बॉक्स हाइतांग के बुक स्टोर के सामने रखा हुआ है। दुकानदार हैरान, एक ही रात में इसे यहाँ कौन रख गया?
तभी हाइतांग वहां आती है। ओनर उसे चिट्ठी थमाता है और कहता है ये उस मेल बॉक्स में मिली है और ये तुम्हारे नाम पर आई है। हाइतांग हैरान परेशान होते हुए चिट्ठी पढ़ने लगती है। अगले दृश्य में वो स्कूल में क्लास फंड जमा कर रही है। फिर वो ईस को ढूंढकर खूब डांटती है क्योंकि चिट्ठी ईस के नाम से लिखी गई है, लेकिन ईस साफ कहता है मैंने कोई चिट्ठी नहीं लिखी। उधर क्लास में शैन नाम का एक लड़का हाइतांग के बैग से चिट्ठी चुरा कर निकाल लेता है और पूरी क्लास को जोर जोर से पढ़कर सुनाने लगता है। वो हंसते हुए कहता है देखो ईस ने हाइतांग को लव लेटर भेजा है। ईस क्लास में दाखिल हुआ और ये सब देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है। वो शॉन को पीटकर चिट्ठी उसे छीन लेता है। हाइतांग गुस्से और शर्म से भरी हुई उस चिट्ठी को फाड़कर डस्टबिन में फेंक देती है। अगले दृश्य में हाइतांग और ईस दोनों टीचर के सामने खड़े नजर आते हैं। क्लास में जो हुआ उसकी पूरी जिम्मेदारी सीधे बेचारे ईस पर डाल दी गई, क्योंकि ईस तो वैसे भी बदमाशी करने वाला लड़का माना जाता है। सबको लगा हो सकता है उसने ही हाइतांग को तंग करने के लिए चिट्ठी लिखी हो, लेकिन ईस बार बार साफ इनकार करता है। वो कहता है हाँ मेरी लिखावट उस चिट्ठी से मिलती है, लेकिन मैंने वो चिट्ठी नहीं लिखी है। उसी समय हाइतांग का पिता ईबो वहां पहुंचा। वो टीचर से माफी मांगता है और कहता है मैं घर जाकर अपनी बेटी से बात करूंगा। फिर वो ईस को धमकी देते हुए कहता है मेरी बेटी के पास दोबारा मत आना। सबके जाने के बाद ईस चुपके से डस्टबिन से वो फाड़ी हुई चिट्ठी उठा लेता है। अगले दृश्य में वो रात को चिट्ठी के टुकड़ों को जोड़कर पढ़ रहा है। चिट्ठी में लिखा है हाइतांग हमारी जिंदगी के बारे में हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। मैं बस तुम्हें तुम्हारी तकलीफों से आजाद करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम्हारी मदद करते करते मैं तुम्हें एक और भयावह नरक में ढकेल दूंगा जो पहले से भी ज्यादा डरावना होगा। उधर दूसरी तरफ ईबो घर में हाइतांग को बुरी तरह पीट रहा है। वो चिल्लाता है तू भी अपनी माँ जैसी ही है। तेरी माँ भी एक आदमी के साथ भाग गई थी और तू भी इतनी छोटी उम्र में ये सब करने लगी। फिर वो हाइतांग के बैग से उसके पार्ट टाइम जॉब के पैसे और स्कूल का क्लास फंड सब कुछ चुरा लेता है और जुए के अड्डे में उड़ा देने के लिए बाहर निकल जाता है। इधर हाउ भी चिट्ठी पढ़ता है और कहता है क्या पता ये चिट्ठी हाइतांग ने खुद ही को लिखी हो ईस को फंसाने के लिए। पर ईस तुरंत कहता है नहीं, हाइतांग ऐसा नहीं कर सकती। चिट्ठी में जो हुआ हुआ, लेकिन वो झूठ नहीं बोलेगी। लेकिन ईस को एक और डर सताता है कि कहीं हाइतांग उसकी दादा का पैसा चुराने वाली बात टीचर को ना बता दे। इसीलिए वो दादा के पैसे लेकर हाइतांग से मिलने निकल पड़ा। इधर हाइतांग अपने पिता से मार खाने के बाद अपने भविष्य वाली स्वयं को चिट्ठी लिखने लगती है। वो लिखती है मैंने बहुत कोशिश की सब सहने की, सबके साथ रहने की, लेकिन मुझसे अब नहीं सहा जाता। मैं अपने दादा के पास जाना चाहती हूँ। इसके बाद वो एक चाकू और वो चिट्ठी उठाती है और घर से निकल जाती है। वो चिट्ठी उसी रहस्यमय मेल बॉक्स में डाल देती है और वहां वही बिल्ली फिर से दिखाई दी। इधर ईज जब उसके घर पहुंचा तो सब कुछ टूटा फूटा और अस्त व्यस्त पाता है। वो तुरंत समझ गया कि कुछ गड़बड़ हुआ है और वो दौड़ते हुए जुए के अड्डे की तरफ गया जहां हाइतांग का पिता ईबो अक्सर मिलता है। वही हम देखते हैं हाइतांग अपने पिता के पास पहुंच चुकी है। वो कांपते हाथों से चाकू उठाकर जैसे ही अपने पिता को मारने वाली होती है, ईज अचानक पहुंचकर उसे रोक लेता है। वो किसी तरह उसे खींचते हुए बाहर ले आया। हाइतांग रोती हुई चिल्लाती है क्या मैं पागल हो गई हूँ? मैं अब और जीना नहीं चाहती। क्या मुझे मरने का हक भी नहीं है? ईज उसे झकझोरते हुए समझाता है इस चाकू को देखो, इससे तुम्हारा बाप मरता भी नहीं, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा घायल होता, लेकिन तुम्हें जेल हो जाती। फिर इतनी तकलीफ सहने का क्या फायदा? उधर ईबो बाहर आकर मासूम बनता है। वो रोते हुए कहता है मेरी बेटी को मानसिक समस्या है। उसके दादा के मरने के बाद वो जो चाहती है वही करती। ईबो जानता है कि हाइतांग सचमुच उसे मारना चाहती है, फिर भी वो पुलिस से शिकायत नहीं करता, क्योंकि अगर पुलिस वजह पूछती तो सच्चाई सामने आ जाती और ईबो खुद जेल चला जाता। उधर हाइतांग जब पहुंचती है और अपने बारे में कही सारी बातें सुनती है तो वो और भी ज्यादा गुस्से से भर गई। ईज उसे शांत करते हुए कहता है मैं तुम्हारा क्लासमेट हूँ। हाइतांग ऐसी नहीं है, उसे थोड़ा आराम चाहिए। ये कहकर वो हाइतांग को पुलिस स्टेशन से बाहर ले आता है। हाइतांग भरे मन से पूछती है क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं पागल हूँ? ईज मुस्कुराते हुए कहता है नहीं, मैंने ये सब इसीलिए कहा ताकि तुम्हें वहां से बाहर निकाल सकूं। फिर वो उसे समझाता है बस कुछ दिन और सब्र कर लो, जब तुम एक अच्छी यूनिवर्सिटी में चली जाओगी तो तुम्हें कभी पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ेगा। हाइतांग उदास होकर कहती है मैं भी यही चाहती हूँ,
लेकिन मेरे पिता ने स्कूल फंड का पैसा भी मुझसे छीन लिया। अब सब मुझे ही चोर समझेंगे। ईज तुरंत कहता है, तुम टीचर को बता देना कि पैसे मैंने लिए थे। अगले दृश्य में ईज हाईतांग को घर छोड़ने आता है, लेकिन वो जमीन पर पड़ी सिगरेट देख लेता है और पूछता है, क्या तुम्हारे पिता सिगरेट पीते हैं? हाईतांग तुरंत कहती है, नहीं। वो उसी पल समझ जाता है बाव के आदमी यहाँ घात लगाए बैठे हैं। वो बिना देरी किए हाईतांग का हाथ पकड़कर भागने लगता है। पीछे से बाव के गुंडे भी उन्हें देख लेते हैं और पीछा करना शुरू कर देते हैं। ईज किसी तरह उन्हें चकमा देते हुए हाईतांग को अपने घर ले आता है। फिर वो दुकान पर उसके लिए दवाइयाँ, ब्रश और शैम्पू खरीदने गया। इधर हाउ नीचे नूडल्स लेने उतरता है, लेकिन तभी चांग और उसके गुंडे वहां आ धमकते हैं। वे जिंजू की टेढ़ी टांग का मजाक उड़ाते हैं, यहाँ तक कि उसकी इज्जत पर भी जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। हाउ से ये बर्दाश्त नहीं होता और वो गुस्से में उन पर टूट पड़ता है। वो उन्हें खूब मारता है, लेकिन बदले में खुद भी बुरी तरह पिट जाता है। फिर कहानी लौटती है साल 2026 में। नियान को फिर से पुलिस स्टेशन बुलाया गया। उसके पिता के बारे में और जानकारी चाहिए। जब वो अपने पिता का नाम बताती है तो पुलिस रिकॉर्ड चेक करके बताती है, तुम्हारे पिता तो कई साल पहले जेल में ही मारे जा चुके हैं। नियान स्तब्ध रह गई। तो क्या जो व्यक्ति इतने सालों से उसके साथ है वो सच में उसका पिता नहीं था? और उसने झूठी पहचान क्यों बताई? उलझन में डूबी वो घर लौटी और अपने पिता का कमरा खंगालने लगती है। उसे एक बिस्कुट का डब्बा मिलता है जिसके अंदर पुराने दिनों में पूछो जाने वाली कई ट्रेन की टिकटें रखी है। इसके अलावा एक पोस्ट कार्ड भी है जिस पर हाईतांग का नाम लिखा है, ठीक वही नाम जिसे उसने उस रात मिले पत्र में देखा था। जब वो दोनों चिट्ठियों की लिखावट मिलाती है तो दोनों एकदम एक जैसी लगती है। वो इंटरनेट पर खोजकर हाईतांग का पता ढूंढने लगी तो पता चला कि वो नेवान टाउन में रहने वाली थी, एक ऐसा शहर जो कई वर्षों से सुनसान पड़ा है। अब कहानी में एक नया किरदार आता है, हाईतांग का बेटा चांग। चांग इंग्लैंड से घर लौटा है अपनी माँ का इलाज कराने के लिए, जो किसी गंभीर बीमारी से जूझ रही है। लेकिन घर पहुंचकर वो अपनी माँ को कहीं भी नहीं पाता। उसी समय पुलिस उसे फोन करके पूछती है, क्या आप हाईतांग नाम की किसी महिला को जानते हैं? चांग कहता है, हाँ वो मेरी माँ है। तब पुलिस बताती है, हमने आपकी माँ की कार एक सुनसान पहाड़ी इलाके में पाई है। वो कई दिनों से वहीं खड़ी है, लेकिन आपकी माँ का कोई पता नहीं चल रहा। इसके साथ कहानी फिर 1991 में लौटती है। ईज अपने कमरे में लौटा तो देखा कि हाईतांग बिना बताए कहीं चली गई है। उधर हाईतांग अगले दिन स्कूल पहुंचकर टीचर को बताती है कि वो स्कूल फंड के पैसे लाना भूल गई। इसी बीच मोटू सिंह मौका पाकर पिछली रात की पूरी घटना बढ़ा चढ़ाकर सबको बताने लगा कि हाईतांग अपने ही पिता को मारने चली गई थी। इधर हाईतांग का पिता ईबो भी स्कूल पहुंच गया। आते ही वो अपने रोज की तरह ड्रामा शुरू कर देता है। वो एक नकली सा बैंडेज लगाकर रोते हुए कहता है कि उसकी बेटी की मानसिक हालत बिगड़ चुकी है और वो तो उसे मार ही डालने वाली थी, सब उस लड़के ईज की वजह से। ईबो यही नहीं रुकता, वो यहाँ तक कह देता है कि शायद हाईतांग पिछली रात घर भी नहीं आई और वो निश्चित रूप से ईज के साथ ही रही होगी। वो अपनी ही बेटी की इज्जत पर सवाल उठाने लगता है। ये सुनते ही ईज अपना गुस्सा संभाल नहीं पाता और ईबो को एक घूंसा जड़ देता है। अब ईबो स्कूल की पूरी व्यवस्था को दोष देने लगा। ऑफिस में बैठकर वो नाटक करता है कि वो कितना गरीब है और अपने बेटी को पढ़ाने के लिए कितनी मेहनत करता है, यहाँ तक कि पैसे ना होने के कारण वो अपनी चोट का इलाज भी नहीं करा पा रहा। स्कूल की इज्जत बचाने के लिए प्रिंसिपल मजबूर होकर उसे कुछ पैसे थमा देते हैं। फिर टीचर ताइंग को आदेश देते हैं कि हाईतांग और ईज दोनों को सस्पेंड कर दिया जाए। टीचर ताइंग जाकर ईज को ये बात बताती है। ईज कहता है, इसमें हाईतांग का कोई दोष नहीं, उसके पिता पर बिल्कुल भरोसा मत कीजिए, अगर सजा देनी ही है तो सिर्फ मुझे दीजिए। इतना कहकर वो हाईतांग की तरफ से स्कूल फंड के पैसे जमा करता है और वहां से चला जाता है। ईज के सस्पेंड होने की खबर सुनकर हाईतांग दौड़कर ताइंग के पास पहुंची। वो कहती है, ईज की कोई गलती नहीं है, उसे सस्पेंड मत कीजिए, मुझे कर दीजिए। ताइंग जवाब देती है, ठीक है, लेकिन फिर तुम्हारे कॉलेज जाने के सपने का क्या होगा? अगर तुम अपना भविष्य खुद बर्बाद करना चाहती हो तो जाओ। और वैसे भी ईज को सिर्फ सस्पेंड किया गया है, स्कूल से निकाला नहीं गया। उधर चादम ईज और हाउ दोनों को खूब मारता है। एक तो ईज सस्पेंड हो चुका है, ऊपर से हाउ ने चियांग के गुंडों से लड़ाई कर ली है। मार खाकर घायल अवस्था में ईज हाईतांग से मिलने पहुंचा। वो मुस्कुरा कर कहता है, चिंता मत करो, मुझे वैसे भी स्कूल जाना पसंद नहीं था,
सस्पेंड होना मेरे लिए कोई बुरी बात नहीं। हाइतांग उसे स्कूल फंड के पैसे वापस देना चाहती है। ईज लाख मना करता है, पर फिर भी वो पैसे उसके हाथों में थमा देती है। इसके बदले ईज भी उसके दादा के पैसे उसे लौटा देता है। रात को घर लौटकर ईज उसी फटी हुई चिट्ठी को टेप से जोड़ता है और उसे बार बार पढ़ता रहता है। किसी अनजानी वजह से उसे ऐसा लग रहा है जैसे ये चिट्ठी उसी ने लिखी हो। फिर वो हाइतांग के घर के सामने पहरा देने लगता है ताकि बाव के लोग उसे नुकसान न पहुंचा सके। कहानी फिर 2026 में आती है। नियॉन उसकी बाबा के पुराने डब्बे में मिले टिकट पर लिखी पूचो शहर पहुंचती है और पुलिस स्टेशन जाकर खुद को हाइतांग का रिश्तेदार बताती है और उसके बारे में जानकारी निकालने की कोशिश करती है, पर पुलिस उसे कुछ भी बताने से इनकार कर देती है। नियान के वहां से निकलने के बाद ही चायांग पुलिस स्टेशन पहुंचा। वो अपनी माँ हाइतांग की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराने आया है। पुलिस उसे बताती है कि अभी अभी एक लड़की आई थी जो हाइतांग के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही थी। चायांग ये सुनते ही बाहर दौड़ा और नियान को ढूंढ निकाला। अगले दृश्य में हम देखते हैं दोनों पुलिस के साथ बैठे हुए हैं। नियान बताती है उसे अपने पिता के कमरे से हाइतांग के नाम लिखा एक पत्र मिला था। नियान के पिता और चायांग की माँ हाइतांग दोनों एक ही दिन गायब हुए हैं। इस बात से चायांग के मन में शक पैदा होने लगा कि शायद नियान ने ही उसकी माँ को किडनैप करके कहीं छिपा रखा है। दूसरी ओर पुलिस को लगता है कि शायद बड़े लोग आपस में किसी परेशानी को सुलझाने के लिए साथ कहीं गए होंगे। नियान कहती है कि वो चायांग के घर जाकर देखना चाहती है। अगले दृश्य में वो हाइतांग के कमरे की तलाशी लेती है। वहां भी वही सफेद बिस्किट का डब्बा पाती है, ठीक वही डब्बा जिसे उसने पहले अपने पिता के कमरे में पाया था। लेकिन चायांग को इस बारे में कोई जानकारी नहीं। वो अपनी माँ के बारे में बहुत सी बातें नहीं जानता क्योंकि उसके माता पिता का तलाक बहुत पहले हो चुका था और वो बचपन से ही अपने पिता के साथ इंग्लैंड में रहता आया है। इसीलिए नियान की कोई भी बात उसके लिए सच मानना मुश्किल हो रहा है। गुस्से और उलझन में वो तुरंत निकल पड़ा नियान के शहर जाने के लिए। कहानी फिर अतीत में साल 1991 में लौट आई। चादोंग हाउ और ईस को लेकर बाव के पास पहुंचता है, इस उम्मीद में कि शायद झगड़ा खत्म हो जाए। बाव बताता है कि हाउ की वजह से चायांग की टीम के एक लड़के की टांग टूट गई है, इसीलिए उसे भी अपने किसी एक लड़के की टांग तोड़नी होगी। चादोंग झगड़ा खत्म करने के लिए नाव खरीदने के लिए जो भी पैसे उसने वर्षों से जमा किए थे वो सारी रकम बाव को दे देता है। तभी बाव के और भी गुंडे मौके पर पहुंच जाते हैं। जाते जाते बाव कहता है बच्चों के झगड़े बच्चों को ही सुलझाने दो। फिर वो सब मिलकर ईज और हाउ को बुरी तरह पीटते हैं। उधर हाइतांग बार बार ईज को फोन कर रही है। वो ये बताना चाहती है कि जिस रात उसने अपने फ्यूचर सेल्फ को चिट्ठी लिखी थी वो चिट्ठी अब मेल बॉक्स में नहीं है, लेकिन उस बॉक्स की चाबी तो सिर्फ उसी के पास होती है। तो चिट्ठी आखिर गई कहाँ? घर पहुंचने पर ईबो कहता है कि वो हाइतांग की दादी के नाम वाली इस पुराने घर को बेच देना चाहता है। हाइतांग विरोध करती है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ये सुनकर ईबो फिर से उसे बेरहमी से मारता है। रात में हाउ की हालत देखकर जिंजू फूट फूट कर रो पड़ती है। इधर हाइतांग ईज के घर पहुंची और उसकी टूटी फूटी हालत देखकर डर जाती है। अगले दृश्य में वो उसके घाव पर मरहम लगा रही है। तभी ईज उसकी बाह पर चोट के निशान देख लेता है और पूछता है, तुम्हारे बाबा ने फिर से मारा? हाइतांग धीमे से कहती है, हाँ। बस इतना सुनते ही ईज गुस्से से भर उठता है और तुरंत जुए के अड्डे पर पहुंचकर ईबो को चेतावनी देता है, अगर तुमने हाइतांग को फिर से हाथ लगाया तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हें खुद मारूंगा और बाव के लोगों को तुम्हारा पता दे दूंगा। ईज के जाते ही ईबो के पास कुछ अजनबी लोग पहुंचे। रात को हाइतांग देखती है कि उसका पिता किसी से छुपते छिपाते कहीं बाहर जा रहा है। सुबह ईज हाइतांग से मिलने आया और पूछा, तुमने मुझे रात को फोन क्यों किया था? तब हाइतांग उसे चिट्ठी वाली पूरी बात बताती है और ये भी कि ईज की लिखी वो रहस्यमय चिट्ठी उसे इसी मेल बॉक्स से मिली थी। ये सब उसके लिए बहुत अजीब होता जा रहा है। अगले दृश्य में हम देखते हैं टीचर ताइचांग ईज के अड्डे पर आती है उसे दोबारा स्कूल ले जाने के लिए। चाडोंग ईज से कहता है, जाओ आखिरी बार ही सही, अगर हो सके तो अपनी पढ़ाई पूरी कर लो। वो हाउ और ईज दोनों को कुछ दिनों के लिए उस जगह आने से मना करता है और इस खाली समय में वो हाइतांग की चिट्ठी चुराने वाली चोर को पकड़ने का प्लान बनाता है। वो दोनों हाइतांग के नाम से एक खाली चिट्ठी मेल बॉक्स में डाल देते हैं और दूर से छुपकर चोर का इंतजार करते हैं। बहुत रात हो जाती है पर कोई नहीं आता।
हाइतांग को बहुत नींद आने लगी तो ईज कहता है, घर जाकर थोड़ा आराम कर लो। हाइतांग भी मुस्कुराकर कहती है, तुम भी थोड़ा आराम कर लो। अगले दिन भी उसी तरह बीत जाता है। इस तरह 3 दिन गुजर गए, लेकिन आश्चर्य की बात है उस खत को लेने कोई भी नहीं आया। बुक स्टोर में बैठकर हाइतांग जब ईज द्वारा लिखे उस पत्र को ध्यान से देखती है तो उसे पता चलता है जिस कागज पर यह खत लिखा गया है वो कागज तो सिर्फ इसी बुक स्टोर में मिलती है। इसका मतलब खत लिखने वाला आदमी अक्सर उसी बुक स्टोर में आता है। इसके साथ कहानी फिर से 2026 में लौट गई। नियान ये सोचकर चियांग को मेल बॉक्स के पास ले आई कि वो और गार्ड मिलकर पूरी बात चियांग को समझाएंगे, लेकिन चियांग को इनमें से एक भी बात पर विश्वास नहीं होता। उसे लगता है कि दोनों मिलकर कोई जादू या चाल दिखाकर उसे बेवकूफ बना रहे हैं। ठीक तभी वो बिल्ली आ जाती है। बिल्ली के आते ही गार्ड झट से चियांग के हाथ से सुसाइड लेटर लेकर मेल बॉक्स में डाल देता है। उधर हाइतांग और ईज भी बिल्ली को मेल बॉक्स के आसपास देख लेते हैं। उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। वे तुरंत मेल बॉक्स खोलते हैं और अंदर वही सुसाइड नोट मिलता है। हाइतांग समझ जाती है कि ये वही खत है जो उसने अपने भविष्य वाले रूप को भेजा था। जिस रात वो अपने पिता को मारना चाहती थी उसी रात लिखा था उसने वह खत। ईज अब ध्यान से मेल बॉक्स की जांच करता है, लेकिन उसे कोई भी संदिग्ध चीज नहीं मिलती। धीरे धीरे हाइतांग को समझ आता है कि यहाँ सिर्फ उसके ही लिखे पत्र आ जा सकते हैं। ईज कहता है, अगर ऐसा है तो हमें एक और खत लिखकर पूछना चाहिए कि हमारे खत कौन ले रहा है और हमें खत कौन भेज रहा है। पर इधर भविष्य का चियांग अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा। उसे लगता है कि नियान और गार्ड मिलकर उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नियान तंग आकर वहां से अपने घर की ओर चल देता है। चियांग भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। घर पहुंचकर चियांग तलाशी शुरू करता है। उसे लगता है शायद नियान ने उसकी माँ को कहीं छिपा रखा है। बातों बातों में नियान अपने पिता के बारे में बताती है। लापता होने से पहले मेरे पिता कहा करते थे कि इस जगह पर उनका कोई अधूरा काम है, लेकिन वो काम क्या था ये उन्होंने कभी नहीं बताया। चियांग भी अपने माता पिता के बारे में बताता है। वो सिर्फ 10 साल का था जब उसके माता पिता का तलाक हो गया। उसके पिता उसे लेकर विदेश चले गए और माँ यहीं रह गई। नियान बताती है कि उसकी माँ उसे जन्म देते ही मर गई। यही बात दोनों के दिल में एक शक पैदा करती है। क्या नियान के पिता और चियांग की माँ के बीच अतीत में कोई रिश्ता रहा था? फिर नियान कहती है, जब खत इस तरह आ जा रहे हैं तो हम चाहे तो उधर के लोगों से बात कर सकते हैं। शायद वे भी हमसे बात करना चाहते हो। उधर सचमुच हाइतांग और ईज खत लिख रहे हैं। वे पहले मिले रहस्यमय खत का जिक्र भी करके उस मेल बॉक्स में डाल देते हैं, लेकिन यह खत कहीं नहीं जाता। हाइतांग सोचती है, खत तो हमेशा आधी रात को ही भेजे या मिले हैं और उस समय हमेशा एक बिल्ली भी आसपास थी। शायद यही इस आदान प्रदान की शर्त हो। वे तय करते हैं कि आज देर हो गई है, इसीलिए कल ठीक आधी रात को खत डालकर देखेंगे। इधर नियान और चियांग भी मेल बॉक्स के सामने पहुंच गए। चियांग अपने साथ कुछ चीजें ले आया है, ये परखने के लिए कि कौन सी चीज मेल बॉक्स के पार जा सकती है। एक दिन बाद दोनों आधी रात को खत डालते हैं। हाइतांग का खत तो चला गया, लेकिन 2026 साल में डाला गया खत कहीं नहीं जाता, क्योंकि चियांग ने उस खत पर कुछ लिखा ही नहीं था। वो सिर्फ खाली कागज डालकर परीक्षण कर रहा था और अब वो नियान और गार्ड पर झूठा आरोप लगाने लगता है। जब चियांग मेल बॉक्स में डाली चीजें वापस निकालने गया, उसी समय उसे वहां हाइतांग का खत दिखाई देता है और उसे देखते ही वो एकदम चुप हो गया। खत में लिखा है, मेरा नाम हाइतांग है। कुछ दिन पहले मैंने इसी मेल बॉक्स से एक चिट्ठी पाई थी। हमारा मेल बॉक्स बुक स्टोर के सामने है। कुछ दिन पहले मेरी भी एक चिट्ठी यहाँ गायब हुई थी। क्या तुम लोग इस बारे में कुछ जानते हो? खत की तारीख देखकर आखिरकार चियांग को भी विश्वास होने लगा कि ये मेल बॉक्स 2 टाइमलाइन को जोड़ रहा है। अगले दिन ईज ताइचांग के पास पहुंचा, माफी मांगते हुए कि वह फिर से स्कूल लौटना चाहता है। ताइचांग उसे चादोंग से मिलने को कहती है, क्योंकि चादोंग अपने आप को कमरे में बंद करके बैठा है और वो ईज और हाउ से भी बात नहीं कर रहा। यहाँ हमें पता चलता है कि ताइचांग और चादोंग पहले रिलेशनशिप में थे। बाद में चादोंग बाउ के साथ काम करने लगा, जिसके बाद ताइचांग ने उसे ब्रेकअप कर लिया। फिर चादोंग ने ये छोटा सा हॉल खरीदा। सोचा था कि इससे उसकी जिंदगी सुधर जाएगी, लेकिन कुछ नहीं बदला। ताइचांग उसे समझाती है, बाउ से मार खाने के बाद जो बैठने से कुछ नहीं होगा। वो उसे कुछ पैसे उधार देती है और कहती है, इस हॉल को ठीक करो और उन 2 लड़कों के साथ साथ
अपनी जिंदगी भी सुधारो। इसके बाद चादोंग ईज और हाउ को बुलाता है। उनसे कहता है कि वो इस हॉल को ठीक करेंगे और बाओ के लिए काम करना बंद कर देंगे। जब हॉल से कमाई होगी तो सब मिलकर एक बोट खरीदेंगे और अपनी बाकी की जिंदगी चैन से बिताएंगे। अब रात के खाने के बाद ईज उनके साथ हॉल की मरम्मत में जुट गया और वो बुक स्टोर नहीं जा पाता। उधर 2026 में नियान सोच रही है 1991 में नेवल टाउन में जो वाटर एक्सीडेंट हुआ था उसके बारे में खत में लिखकर पूछना चाहिए। अगर हाइतांग लोग इसे कंफर्म कर दे तो उन्हें भी यकीन हो जाएगा कि नियान और चांग सच में भविष्य से है। चांग हिसाब लगाता है अतीत से जो 2 खताएं हैं उनकी तारीख देखकर लगता है कि वहाँ 9 दिन बीत चुके हैं, जबकि हमारे टाइमलाइन में सिर्फ 4 दिन हुए हैं, यानी वहाँ समय तेजी से गुजर रहा है। इसीलिए खत भेजते भेजते वाटर इंसिडेंट शायद हो भी चुका हो, लेकिन फिर भी नियान जोखिम उठाना चाहती है और खत लिखकर मेल बॉक्स में डाल देती है। उधर हाइतांग को खत मिल जाता है। खत में लिखा है, मैं नियान हूँ, मैंने भी तुम्हारे खत इस मेल बॉक्स से पाए हैं। तुम शायद विश्वास न करो, लेकिन मैं 12 नवंबर 2026 से लिख रही हूँ। अगर तुम सच में 1991 से हो तो 22 सितंबर को एक वाटर एक्सीडेंट होने वाला है। इसे देखकर तुम्हें यकीन हो जाएगा कि हम सच कह रहे हैं। नियान ये भी लिखती है कि पहला प्रेम पत्र वो उन्होंने नहीं लिखा था और पूछते हैं क्या हाइतांग किसी जियांग नाम के आदमी को जानती है। ई सोचने लगता है शायद उसी जियांग ने वो लव लेटर लिखा होगा, लेकिन हाइतांग सोचती है वो तो किसी जियांग को जानती ही नहीं। अब उन्हें 22 सितंबर तक का इंतजार करना होगा। ईज घर जाकर पहले वाले लव लेटर की तरह ठीक वैसा ही एक और लव लेटर लिखता है और हैरानी की बात दोनों की लिखावट बिल्कुल एक जैसी, यहाँ तक कि सिग्नेचर करने का तरीका भी सेम है। वो ये बात हाइतांग को दिखाता है और वे समझ जाते हैं कि भविष्य में ईज ने ही वो लव लेटर लिखा था। इधर भविष्य में ईज के गायब होने से ठीक पहले वो उस कचरा बटोरने वाले बूढ़े आदमी की मदद करता दिखा था जो हाइतांग से कार्डबोर्ड लेने आया था, और उसके ठेले पर वो मेल बॉक्स और वो बिल्ली बैठी हुई थी जो बाद में अतीत में पहुंच गया। ईज थोड़ा परेशान होकर कहता है अगर खत की तारीख के हिसाब से देखा जाए तो उस भविष्य वाले दिन तक मेरी उम्र कम से कम 50 साल हो चुकी होगी। फिर मैं उस उम्र में लव लेटर क्यों लिखूंगा और ये सब अचानक ही क्यों शुरू हुआ। हाइतांग कुछ सोचते हुए जवाब देती है ये सब उस दिन से शुरू हुआ जिस दिन वह मेल बॉक्स आया था। बीच में कहीं न कहीं कोई ऐसा सुराग है जिसे हम पकड़ नहीं पा रहे। उधर साल 2026 में नियान को खबर मिलती है कि पुलिस ने किसी बूढ़े आदमी को पाया है। वो तुरंत चियांग को लेकर वहां दौड़ पड़ी, लेकिन पहुंचकर पता चला कि वो उसके पिता नहीं है। ये सुनते ही नियान टूट गई, आंखों से आंसू बहने लगे। वो फुसफुसाती है मेरे पापा तो अपना नाम और अपना पता भी ठीक से याद नहीं रख पाते। कौन जाने वो कहाँ है और किस हालत में है। इधर ईज और हाइतांग पुराने सामान बेचने वाली जगह पर पहुंचे और वहां उस बूढ़े आदमी के बारे में पूछते हैं, लेकिन दुकान वाला बताता है ऐसा कोई बूढ़ा कबाड़ बेचने वाला हमने कभी नहीं देखा। अगले दृश्य में ईज, हाउ और चादोंग अपने छोटे से हॉल की मरम्मत कर रहे हैं। तभी बाओ के आदमी उनके लिए एक नया काम लेकर आते हैं, लेकिन चादोंग साफ कह देता है अब मैं बाओ के लिए काम नहीं करूंगा। उसी समय वहां ताइचांग और हाइतांग भी पहुंचते हैं। ताइचांग ईज को फिर से स्कूल ले जाना चाहती है, लेकिन कुछ शर्तों पर। ईज को पढ़ाई पर ध्यान देना होगा और हाइतांग से ट्यूशन लेना होगा और किसी भी तरह की गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं चलेगी। ईज इन शर्तों को मान लेता है। अब जब ईज को अगले दिन स्कूल जाना है तो हाइतांग उसके घर आई, बालों की थोड़ी छटाई की। बाल काटते समय हाइतांग पूछती है तुम जिंदगी में क्या बनना चाहते हो। ईज थोड़ी उदासी से कहता है हम जैसे लोगों की कोई मंजिल नहीं होती, हम रोज कमाते हैं रोज खाते हैं। तुम बताओ तुम क्या बनना चाहती हो। हाइतांग की आंखों में उम्मीद चमकती है। मैं कॉलेज जाना चाहती हूँ। मेरी दादी ने मरने से पहले ये घर मेरे नाम करके कहा था कि जब कॉलेज जाओ इसे बेचकर किसी बड़े शहर चले जाना, लेकिन अब मैंने फैसला किया है अगर कहीं जाना ही है तो ईज मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। इसके बाद ईज उसे घर तक छोड़ने गया। अंदर जाने से पहले हाइतांग उसे वो गुड लक लिखा हुआ पोस्ट कार्ड देती है, वही पोस्ट कार्ड जो नियान को उसके पिता के कमरे से मिला था। असल में जब चायांग मेल बॉक्स में चिट्ठियों के साथ कुछ चीजें डालकर टेस्ट कर रहा था तो वो पोस्ट कार्ड पहले तो नहीं गया क्योंकि उसने खाली कागज भेजा था, लेकिन बाद में जब हाइतांग का खत भविष्य में पहुंच गया तो चियांग की बाकी की चीजें भी अतीत पहुंच गई
और वहीं से हाईतांग को ये कार्ड मिला। अब कहानी अचानक नया मोड़ लेती है। जैसे ही हाईतांग घर में प्रवेश करती है, कोई उसके सर पर वार करता है और वह बेहोश होकर गिर पड़ती है। अगली सुबह ई स्कूल जाने के लिए उसका इंतजार कर रहा है, लेकिन हाईतांग कहीं दिखाई नहीं दे रही। वो स्कूल पहुंचा, फिर भी उसकी कोई खबर नहीं। उधर हम देखते हैं उसके खुद के पिता ईबो ने हाईतांग को किडनैप कर लिया है। ईज बेचैन होकर ताइचांग के पास पहुंचा। ताइचांग कहती है हाईतांग बीमार है, उसके पिता सुबह आए थे और छुट्टी लेकर उसे घर ले गए। इतना सुनते ही ईज तेजी से हाईतांग के घर की तरफ भागता है। फिर उसके पिता की फैक्ट्री में फोन करता है, लेकिन वहां से जवाब मिला, ईबो साहब तो छुट्टी पर है। अभी समझ जाता है कुछ बहुत गलत हो चुका है। ईज सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गया। पुलिस वालों ने उसे बताया कि शायद ईबो अपनी बेटी को मानसिक अस्पताल ले गया है, क्योंकि ईबो का कहना है कि उसकी बेटी मानसिक रूप से बीमार है। उधर सच में ईबो हाईतांग को लेकर मानसिक अस्पताल पहुंचा। उसका प्लान है कि हाईतांग को वहां भर्ती कराकर खुद जाकर घर बेच देगा, लेकिन ठीक समय पर ईज वहां पहुंचा। उसने गुस्से में आकर ईबो की पिटाई कर दी। चारों तरफ भीड़ जमा हो गई। ईबो सबके सामने झूठ बोलने लगा कि उसकी बेटी मानसिक रोगी है और ये लड़का उसके साथ मिलकर उसे मारने की साजिश रच रहा है। इसी अफरा तफरी में हाईतांग फूट फूट कर रोने लगी और ईज को जोर से गले लगा लिया। कांपती आवाज में वो बोली, मेरे पिता हमेशा ऐसे ही थे। जब मेरी माँ हमारे साथ रहती थी, वो किसी से भी बात कर ले, बस इतना ही काफी होता कि पिता को शक हो जाए और फिर वो उसे बुरी तरह पीटते थे। धीरे धीरे उसका पिता जुए में डूबता चला गया। जिस दिन वो हार जाता, उस दिन घर पहुंचकर उसकी माँ पर हाथ उठाता। इन सभी अत्याचारों को सहते सहते एक दिन उसकी माँ घर छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। लेकिन ईबो ने सब लोगों में ये बात फैला दी कि उसकी माँ घर के सारे पैसे लेकर किसी गैर आदमी के साथ भाग गई। उसके बाद वो दादी की बीमारी और हाईतांग की पढ़ाई का बहाना बनाकर लोगों से खूब पैसे उधार लेता रहा और वे सारे पैसे जुए में उड़ा देता। लोगों को लगता कि वो अपने परिवार के लिए खर्च कर रहा है। सब उसे बड़ा नेक आदमी समझते। इसीलिए जब हाईतांग अपने पिता के असली चेहरे के बारे में लोगों से कुछ भी कहती तो कोई उस पर विश्वास नहीं करता। उल्टा ये कहता कि माँ के जाने के बाद वो पागल हो गई है। हाईतांग की बात सुनकर ईज अपनी कहानी बताने लगा। उसने कहा, मैंने तो कभी जाना ही नहीं कि मेरा बाप कौन था। जब मैं 4 साल का था, मेरी माँ भी मुझे छोड़कर चली गई। वो गलियों में भटकता, भूख से रोता और आखिर लोगों ने उसे उठाकर अनाथालय में डाल दिया। ईज पढ़ाई करना चाहता था, लेकिन जैसे ही वो स्कूल गया, बच्चे उसे अनाथ कहकर चिढ़ाते। गुस्से में वो उन्हें मारता और स्कूल से निकाल दिया जाता। जिस अनाथालय में वो रहता, वहां की इंचार्ज थी ताइचांग की माँ। इसी वजह से ताइचांग ने उसे चाडोंग से मिलवाया। तब से ईज चाडोंग के साथ रहने लगा। वो हाउ के बारे में भी बताने लगा। हाउ के पिता एक हत्या के केस में जेल गए थे। गांव वालों ने उन्हें रहने नहीं दिया। उनके बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगे। मजबूर होकर वे लोग गांव छोड़कर यहाँ आ गए, लेकिन यहाँ भी उनका पीछा बदनामी ने नहीं छोड़ा। उधर चाडोंग खुद ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, इसीलिए उसे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली। इसी वजह से वो बाओ के गिरोह में काम करने लगा। धीरे धीरे ईज, हाउ और चाडोंग ये तीनों एक दूसरे के सहारे बन गए और साथ रहने लगे। हाईतांग ये सब सुनकर समझ गई कि इस दुनिया में हर इंसान अपने अपने संघर्षों के साथ जीता है। ईज ने नरम आवाज में कहा, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम अच्छी तरह पढ़ो और जिंदगी में जो सपने देखे हैं वो पूरा करो। उस दिन जब तुम भागते हुए मेरा हाल जानने आए थे, तभी मुझे पहली बार महसूस हुआ कि परिवार होने का एहसास कैसा होता है। मैंने डरते डरते तुमसे पूछा, क्या तुम मेरा परिवार बनोगे? हाईतांग तुरंत मुस्कुराई और बोली, जरूर बनूंगी। उस दिन के बाद से हाईतांग ने उसे पढ़ाना शुरू किया और ईज ने हाईतांग को साइकिल चलाना सिखाया। धीरे धीरे दिन गुजरते गए और 22 सितंबर का दिन आ गया। उस दिन वे दोनों समंदर किनारे बने बंदरगाह पर पहुंचे और सचमुच हाईतांग ने अपनी आंखों से वो तूफान देखा जिसकी बात चिट्ठी में हुई थी। तूफान देखकर लौटते ही वे दोनों नियान को चिट्ठी लिखने बैठे। उन्होंने लिखा, हाँ तूफान सच में आया था और हम किसी जियांग नाम के व्यक्ति को नहीं जानते। बस इतना पता है कि रात 12 बजे इस मेल बॉक्स से चिट्ठियां समय बदल कर पहुंचती है और उसी समय यहाँ एक बिल्ली भी रहती है। ये चिट्ठी वे डाल आए। उधर नियान और चियांग को वो चिट्ठी मिल गई। चियांग ने कहा, ये मेल बॉक्स 2 टाइमलाइन को जोड़ता है। हो सकता है हमारे अलावा भी किसी को उसका राज मालूम हो और शायद ऐसे मेल बॉक्स दुनिया में और भी हो।
लेकिन उसकी सबसे बड़ी चिंता ये है कि क्या चिट्ठी भेजने वाली हाइतांग उसकी माँ तो नहीं। ये पता लगाने के लिए वो अगली चिट्ठी में ऐसी बातें लिखना चाहता है जो सिर्फ वो और उसकी माँ जानते हो। उसने चिट्ठी लिखी और तुरंत भेज दी। घर लौटते ही उसने नियान को बताया, मैं वापस पोस्ट जा रहा हूँ। पुलिस ने बताया कि उन्होंने मेरी माँ को ढूंढ लिया है, लेकिन वहां पहुंचकर जो दृश्य मिला उसने सब कुछ बदल दिया। पुलिस ने नदी से एक महिला की लाश निकाली, लगभग 50-60 साल की। शायद वो डूबकर मर गई थी। चियांग और नियान दोनों लाश की पहचान करने पहुंचे। वहां पता चला कि उस महिला की कार के यात्री सीट पर एक बूढ़ा आदमी भी था, जिसकी उम्र भी लगभग 50-60 के बीच थी। ये सुनकर चियांग क्रोध से भर गया। वो चिल्लाया, मैं पुलिस के पास जाऊंगा। मुझे पूरा यकीन है कि नियान के बाप ने ही मेरी माँ को मारकर फेंका है। नियान ने बार बार उसे समझाया, मेरे पिता ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन चियांग सुनने को तैयार ही नहीं। उधर नियान अपने दोस्त मियो को फोन करती है। वो बोली, जब तक मैं नहीं लौटती तुम मेरे पिता को ढूंढते रहना और जितना हो सके मेल बॉक्स के पास जाया करना। फिर अचानक पुलिस ने नियान को पूछताछ के लिए बुला लिया। उन्होंने कार की तस्वीर दिखाकर पूछा, पीछे की सीट पर जो आदमी बैठा है क्या वो तुम्हारे पिता है? नियान ने तुरंत मना कर दिया। तब पुलिस ने चौंकाने वाली बात बताई, ये आदमी तुम्हारे पिता हो ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे असली पिता की मौत तो 2004 में ही जेल में हो चुकी है, और ये जो आदमी इतने सालों से तुम्हारा पिता बनकर तुम्हारे साथ रहा वो असल में कोई और ही था। उधर मेयो मेल बॉक्स के पास गई और गार्ड को लापता सूचना पोस्टर दिए ताकि उन्हें वहां आसपास चिपकाए। उधर ईज और हाइतांग जब अपने घर लौटे तो उन्होंने देखा कि घर में कुछ लोग मौजूद है। उन्होंने बताया, ईबो ने यह घर हमें गिरवी रखा है, उसने पैसे नहीं लौटाए तो अब यह घर हमारा हुआ। हाइतांग गुस्से से बोली, ये घर ईबो का था ही नहीं, ये मेरा है और वो इसे गिरवी कैसे रख सकता है? लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं। जब ईज ने गुस्से में आकर पास रखी बड़ी छुरी उठा ली और ऊंची आवाज में बोला, ये घर हाइतांग का है, उसने तुमसे कोई कर्ज नहीं लिया, जिसने कर्ज लिया जाओ उसी से मांगो। उसके तेवर देखकर वो लोग डर गए और भाग खड़े हुए। हाइतांग घर की पुरानी रजिस्ट्री निकालकर ईज के सामने रखती है। वो धीरे से कहती है, मैं ये कागज उन लोगों को दे दूंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम बार बार हाथ उठाओ। लेकिन ईज ने उसकी बात काट दी, जब तक मैं जिंदा हूँ ये घर कोई नहीं ले सकता। तुम चिंता मत करो, ये घर तुम्हारा है और तुम मुझसे ज्यादा कीमती हो। हाइतांग की आंखें भर आई। वो बोली, मेरे लिए तुम इस घर से कहीं ज्यादा मायने रखते हो। फिर उसने एक योजना बनाई। वो ईबो को बुलाती है, ये कहकर कि वो घर की रजिस्ट्री उसे दे देगी, लेकिन उससे पहले हाइतांग एक कागज तैयार करती है जिसमें लिखा है कि घर लेने के बदले ईबो हाइतांग के साथ हर रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म करेगा। ईबो ये कागज साइन नहीं करना चाहता क्योंकि उसे घर भी चाहिए और हाइतांग पर अत्याचार करने की उसकी बीमार आदत भी नहीं छूट रही। लेकिन हाइतांग अपने फैसले पर अडिग रही। आखिरकार कोई चारा न देखकर ईबो ने कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। उसके एक साइन के साथ ही हाइतांग पूरी जिंदगी के लिए आजाद हो गई। अपने जरूरी सामान और किताब कॉपी लेकर वो ईज के साथ उस घर से चली गई। ईज बाहर सोता था और हाइतांग अंदर, क्योंकि घर में सिर्फ एक ही बिस्तर है। रात को जब हाइतांग सो गई, ईज चुपके से हाउ के पास गया और पूछा, यहीं कहीं आसपास लड़कियों के कपड़े मिलते हैं क्या? मुझे हाइतांग के लिए कुछ लेना है। अगली सुबह एक छोटा सा लड़का मेल बॉक्स के पास बैठी उस बिल्ली को ढूंढ रहा है जो हमेशा आधी रात को दिखाई देती है। बुक स्टोर के मालिक ने कहा, यहाँ कोई बिल्ली नहीं है बेटा। तभी उसने देखा कि मेल बॉक्स के अंदर ढेर सारी चिट्ठियां भरी हुई है। वो चिट्ठियां जो लोगों ने अपने भविष्य के स्वयं को लिखी है। वो सारी चिट्ठियां निकालकर बुक स्टोर में रख देता है। स्कूल के बाद हाइतांग और ईज मेल बॉक्स चेक करने पहुंचे, लेकिन आज भविष्य से कोई चिट्ठी नहीं आई थी। फिर ईज हाउ के साथ हाइतांग के लिए कपड़े खरीदने चला गया। उधर हाइतांग बुक स्टोर गई और मालिक से पूछा, क्या मैं यहाँ पड़ा पुराना बिस्तर ले जा सकती हूँ? मालिक ने हंसकर कहा, ले जाओ बेटा, तुम्हारा ही है। जब वह बिस्तर लेकर घर पहुंची, उसने देखा ईज उसके लिए ढेर सारे सुंदर कपड़े खरीद लाया है। नए कपड़े और ईज की देखभाल पाकर हाइतांग का चेहरा खुशी से दमक उठा। उसने नए कपड़े पहनकर ईज को दिखाए और वे दोनों बारिश में बाहर निकल गए, भीगते हुए, हंसते हुए, जैसे जिंदगी पहली बार खूबसूरत लगी हो। धीरे धीरे उनका पुराना हॉल भी पूरी तरह तैयार हो गया और आज उसकी ओपनिंग सेरेमनी है। सबने खूब मस्ती की, फोटो खिंचवाए, खाना खाया, कहानियां सुनाई,
कल से वो हॉल आधिकारिक रूप से सबके लिए खुलने वाला है। लेकिन उसी रात बाव अपने गुंडों के साथ वहां पहुंच गया और उसने पूरे हॉल पर कब्जा कर लिया। कहानी अब 2026 में आती है। पुलिस नियान से पूछताछ कर रही है। उन्होंने पूछा, जिस आदमी के साथ तुम इतने सालों से रह रही थी वो असल में कौन था, क्योंकि तुम्हारे असली पिता तो कई साल पहले ही मर चुके थे। नियान बोली, जब से मुझे याद है वही मेरे पिता रहे। मेरी दादी भी उन्हें अपना बेटा कहती थी। तभी एक और पुलिस अधिकारी कमरे में आया और मुख्य अधिकारी को बाहर बुला ले गया। वो धीमे स्वर में बोला, नियान के नकली पिता के फिंगरप्रिंट्स एक अपराधी से मैच हुए हैं। उस अपराधी का नाम है ईज। अब कहानी फिर से 1991 में लौट आई। एक बार दोनों सड़क पर साथ चल रहे थे। तभी एक दुकान की खिड़की में रखा एक सुंदर सा शोपीस देखकर हायतांग की नजरें उस पर ठहर गई। उसकी आंखों में चमक देखकर ईज तुरंत कहता है वो इसे उसके लिए खरीद देगा। लेकिन हायतांग उसे रोकते हुए मुस्कुरा कर कहती है, पैसे बर्बाद मत करो। और जब ईज नहीं मानता तो वो मजाक में कहती है, ठीक है, जब मेरा जन्मदिन हो तो तोहफे में दे देना। थोड़ी देर बाद वो ईज से पूछती है, और तुम्हारा जन्मदिन कब है? ईज ने हल्की उदासी के साथ कहा, मुझे नहीं पता, ना ये कि मैं कब पैदा हुआ, ना ये कि मुझे अनाथालय कब लाया गया। मेरी जिंदगी में कोई भी ऐसा दिन नहीं जिसका नाम मैं जन्मदिन रख सकूं। हायतांग उसकी बात सुनकर रुक जाती है और फिर बोलती है, तो फिर ठीक है, आज ही तुम्हारा जन्मदिन है। अगले दृश्य में हायतांग केक लेकर उसके सामने बैठी है। उसने ईज से वादा किया कि अब से हर जन्मदिन पर वो उसके साथ होगी। लेकिन कहानी यहीं से उलझने लगती है। अचानक दृश्य बदलता है। ईज के हाथ में खूनी चाकू है और उसके पास खड़ी हुई हायतांग घबराई हुई है। ईज बार बार उसे कहता है, यहाँ से भाग जाओ। लेकिन हायतांग रोते हुए कहती है, वे हमें मारने आए थे, हमने खुद को बचाया है, चलो पुलिस के पास चलते हैं, जो होगा साथ होगा। पर ईज उसे वहीं छोड़कर भाग जाता है और खुद पुलिस के पास जाकर सारी बातें कबूल कर लेता है। उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। तभी हायतांग वहां पहुंची और चिल्लाकर कहती है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं, हम पर हमला हुआ था, मैं गवाह हूँ। लेकिन ईज चीख कर पुलिस से कहता है, वो कुछ नहीं जानती, इसमें उसका कोई दोष नहीं। और इसके बाद उसे वहां से ले जाया जाता है। हायतांग कई बार उसे मिलने जेल पहुंची, लेकिन ईज कभी उसे मिलने नहीं आया। हायतांग उसे ढेर सारे पत्र लिखती, पर ईज एक का भी जवाब नहीं देता। आखिरकार जब हायतांग का आना बंद नहीं हुआ तो ईज ने उसे एक चिट्ठी लिखी, जिसमें लिखा है कि वो उसे मिलने आना बंद कर दे, उसे स्कूल पर ध्यान देना चाहिए। कम से कम ईज के लिए ही सही, वो अच्छे से पढ़ाई करे ताकि ईज की ये कुर्बानी बेकार न जाए। हायतांग आंसुओं के साथ उसकी बात मान लेती है और पढ़ाई में लग जाती है। 1 साल बीत गया। वो फिर से परीक्षा में बैठी और इस बार एक कॉलेज में दाखिला भी मिल जाता है। खुश होकर वो ये खबर देने जेल पहुंचती है, लेकिन पता चलता है कि सभी कैदियों को कहीं न कहीं शिफ्ट कर दिया गया है। वो पुलिस से नई जगह का पता पूछती है, पर पुलिस कहती है कि वो ये जानकारी बाहरी लोगों को नहीं दे सकते। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया। हायतांग अपने सपनों के मुताबिक नेवल टाउन छोड़कर निकल गई, लेकिन इसके बाद वो ईज को हमेशा के लिए खो देती है। साल आया 1995। हायतांग अब कॉलेज में पढ़ती है। पढ़ाई के बीच में जब भी उसे समय मिलता वो किसी न किसी अनाथालय में जाकर वॉलंटियर करती, जैसे इस तरह वो ईज को अपने करीब महसूस कर पाती हो। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन हाउ उससे मिलने आता है। उसके चेहरे पर एक भारी दर्द है। उसने धीमी आवाज में कहा, ईज जेल में सजा काटते काटते मर गया। और वो उसे उसकी कब्र का पता भी दे देता है। ये खबर हायतांग के लिए किसी तूफान से कम नहीं था। उसके भीतर सब टूट गया। वो चुपचाप समंदर के किनारे चली गई, आज जैसे वो अपनी ईज के पास पहुंच जाना चाहती हो। समंदर किनारे खड़ी होकर वो अपने कदम आगे बढ़ा ही रही थी, तभी अचानक उसे ईज की वो बातें याद आ गई। मेरे लिए तुम्हें जिंदगी जीना होगा, मेरी इस कुर्बानी को बेकार मत जाने देना। ये वाक्य जैसे उसकी आत्मा में गूंज उठी। हायतांग धीरे धीरे वापस किनारे की ओर लौट आई। दूसरी ओर दिखाया जाता है कि ईज असल में अब भी जिंदा है। पूरी तरह स्वस्थ होकर उसने अपनी सजा पूरी की और 2005 में जेल से रिहा हो गया। रिहा होने के बाद सबसे पहले वह हाउ से मिलने जाता है। हाउ अब जिंजू से शादी कर चुका है और उनका एक छोटा सा बेटा भी है। दोनों की बातचीत से पता चला कि हाउ और चादोंग भी एक समय जेल गए थे। बाद में रिहा होने के बाद चादोंग ने अपने बचत से एक बोट खरीदा और हाउ को भी साथ चलने को कहा, पर उस समय जिंजू प्रेग्नेंट थी, इसलिए हाउ यही रुक गया और पति पत्नी मिलकर एक फूड स्टॉल चलाने लगे।
फिर हाउ ईज को हाइतांग का नंबर देते हुए कहता है, हाइतांग हर साल तुम्हारी कब्र पर जाती है, अगर चाहो उसे मिल लेना। पर ईज सिर हिलाकर कहता है, हाइतांग के लिए मैं तो बहुत पहले ही मर चुका हूँ। उसके बाद वो अपनी कथित कब्र के पास गया। वहां एक ताजा फूल और एक केक देखकर चौंक जाता है। वो पास खड़ी महिला से पूछता है, ये किसने रखा है? महिला जवाब देती है, हर साल इसी दिन एक लड़की आती है, यही चीजें रखकर चली जाती है। ये सुनकर ईज की आंखें भर आई। वो रोते हुए वो केक खाने लगा और सोचता है, हाइतांग ने कहा था हर जन्मदिन पर वो मेरे साथ रहेगी। वो अब भी अपना वादा निभा रही है। हिम्मत जुटाकर ईज आखिरकार हाइतांग को फोन करता है, लेकिन फोन एक छोटे बच्चे ने उठाया। पीछे से हाइतांग की आवाज आई, कौन है? बच्चा उसे माँ कहकर बुलाता है और तभी हाइतांग फोन पकड़कर पूछती है, हेलो, कौन बोल रहा है? उसकी आवाज सुनते ही ईज के भीतर कुछ टूट गया। वो तुरंत कॉल काट देता है। वो सोच लेता है, हाइतांग की जिंदगी अब बन चुकी है, उसका अपना परिवार है, अब उसमें उसके लिए कोई जगह नहीं। इसके बाद वो अपने पुराने जेल साथी जियांग की माँ के घर पहुंचता है। जेल में मरने से पहले जियांग ने उसे विनती की थी, आजाद होने के बाद मेरी माँ के पास जरूर जाना। घर पहुंचकर ईज एक बूढ़ी महिला और एक छोटी बच्ची को देखता है। वो बच्ची ही नियान है। नियान पहले ही मुलाकात में उसे पापा कहकर बुलाती है। ईज देखता है कि नियान की दादी बहुत बीमार है। खाना खाते समय नियान बताती है, दादी कह रही थी कि पापा ट्रक चलाते हैं, जब पश्चिम की ओर जाते हैं तब देर से लौटते हैं, लेकिन अब तो आप यहाँ आ गए। ईज सब समझ जाता है। दादी अपनी पोती को उसे जोड़ने की कोशिश कर रही है और वो ये सच बताकर उनका दिल दुखाना नहीं चाहता, इसीलिए चुपचाप इस परिवार का हिस्सा बन जाता है। कुछ दिनों बाद दादी अस्पताल में भर्ती हो जाती है। वो ईज से कहती है, अब तुम घर चले जाओ। मेरे बेटे की बात सुनकर तुम यहाँ आए, इतने दिनों तक हमारे साथ रहे, यही बहुत है। ईज शांति से जवाब देता है, मेरा कोई घर नहीं है, कोई परिवार भी नहीं, लेकिन यहाँ मैंने एक नया परिवार पाया है। कृपया मुझे मत जाने के लिए कहिए। दादी उसके बात सुनकर कुछ नहीं कहती और कुछ ही दिनों में वो इस दुनिया से परलोक सिधार जाती है। ईज अब नियान को लेकर शहर आ गया। नियान की पढ़ाई लिखाई अच्छे से करवा सके, इसीलिए उसने बंदरगाह पर मेहनत का काम शुरू कर दिया। हर साल अपने जन्मदिन के दिन ईज चुपचाप अपनी कब्र के पास जाता, दूर खड़े होकर सिर्फ एक बार हाइतांग को देखने के लिए। उन पलों में वो नियान को अपने पड़ोसी के घर छोड़ जाता। वो पड़ोसी अकेली रहती थी और ईज को मन ही मन पसंद करती थी, लेकिन ईज ने साफ कह दिया, अब मैं किसी रिश्ते में नहीं पड़ सकता। समय इसी तरह बहता रहा। हर साल हाइतांग उसकी कब्र के पास आती, फूल रखती, केक रखती और कहती, तुम्हारे बिना ही मैंने अपना जीवन काट दिया, सिर्फ तुम्हारी यादों के सहारे। दोनों अपने अपने जीवन में बूढ़े होने लगे। ईज को हर बीतते दिन के साथ पछतावा होने लगा, क्यों उसने हाइतांग को खुद से दूर किया। एक दिन चियांग हाइतांग के उस पुराने बिस्कुट के डब्बे में एक चिट्ठी देखता है जो ईज की तरफ से आई थी। उधर मेयो और गार्ड मेल बॉक्स के पास बैठे हैं। अचानक एक बिल्ली आती है, फिर हल्की सी आवाज और मेल बॉक्स से एक चिट्ठी निकलती है। ये वही चिट्ठी है जो चियांग के टेस्ट का जवाब थी। उसने ये जानने के लिए कि 1991 की हाइतांग ही उसकी माँ है या नहीं, एक चिट्ठी में वो आधा सा छंद लिखा था जो सिर्फ वो और उसकी माँ जानते थे। अब उस चिट्ठी के जवाब में हाइतांग ने पूरा छंद लिखकर भेज दिया। ये देखकर चियांग का मन बैठ गया। 1991 की हाइतांग सचमुच उसकी ही माँ है। अब चियांग अपनी माँ को चिट्ठी लिखकर चेतावनी देता है, ईज से दूर रहना, लेकिन नियान उसे समझाती है, मेरे पापा कभी तुम्हारी मम्मी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। पर चियांग उसकी बात बिल्कुल नहीं मानता। अगले दिन उन्हें पुलिस स्टेशन बुलाया गया। पुलिस नियान से कहती है, जिस आदमी ने तुम्हारे पिता का रूप लेकर तुम्हारे साथ जीवन बिताया, उसका असली नाम ईज है। वो एक हत्या के केस में दोषी था। जेल में उसके अच्छे व्यवहार को देखकर उसे तुम्हारे असली पिता की जगह भेजा गया, जो हिट एंड रन केस में बंद थे। दोनों जेल में धीरे धीरे अच्छे दोस्त बन गए, लेकिन सजा पूरी होने से पहले ही तुम्हारे असली पिता बीमार होकर जेल में मर गए। मरने से पहले शायद उन्होंने ईज को तुम दोनों की जिम्मेदारी सौंपी थी। चियांग सोच में पड़ गया, क्या सिर्फ एक दोस्त की बात पर कोई किसी का पिता बन सकता है? क्या ऐसा आदमी बुरा हो सकता है? वो गार्ड से पूछता है। गार्ड कहता है, मैंने उसे कुछ महीने ही देखा था, लेकिन जितना जाना वो बहुत अच्छा इंसान था। इसके बाद चियांग अपनी माँ का स्कूल रिकॉर्ड देखता है तो उसे पता चला
फाइनल ईयर में हाइतांग ने 1 साल देर से परीक्षा दी थी। वो दोनों मिलकर ताइचांग को ढूंढते हैं और उसे इस बारे में पूछते हैं। ताइचांग बताती है, ईज के जेल जाने के बाद हाइतांग टूट गई थी। खुद को संभालने में ही उसका 1 साल निकल गया। नियान पूछती है, क्या उस अपराध में हाइतांग भी शामिल थी? ताइचांग ने बताया, लोग कई तरह की बातें करते हैं, लेकिन सच कोई नहीं जानता। हाँ, इतना जरूर जानती हूँ, ईज हाइतांग को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। चांग पूछता है, आप इतने यकीन से कैसे कह सकती है? ताइचांग हल्का मुस्कुराकर कहती है, क्योंकि वो दोनों मेरे स्टूडेंट थे। इसके अलावा ईज मुझे जेल से चिट्ठी भेजकर कहा करता था कि मैं हाइतांग की पढ़ाई का ध्यान रखूं, उसे फिर से परीक्षा देने के लिए प्रोत्साहित करूं। चांग पूछता है, तो जेल में जिस आदमी की मौत हुई उसका नाम क्या था? ताइचांग कहती है, नाम तो मैंने सुना था, लेकिन अभी याद नहीं आ रहा। चांग फिर पूछता है, ईज और हाइतांग का कोई और करीबी दोस्त था? ताइचांग तब हाउ का नाम लेती है। जब चांग उसका पता पूछता है, ताइचांग बताती है, उसे आखिरी बार कई साल पहले मुलाकात हुई थी और वो पक्का नहीं कह सकती कि वो अब भी पूशो में ही रहता है या नहीं। चांग हाउ का नंबर मांगता है तो ताइचांग कहती है, मैं घर जाकर ढूंढती हूँ, मिल गया तो तुम्हें भेज दूंगी। कहानी अतीत में आती है। इस बीच उन्हें चांग की एक चिट्ठी मिलती है जिसमें चांग खुद को हाइतांग का बेटा बताता है और कहता है कि वो ईज से दूर रहे, क्योंकि भविष्य में ईज उसे नुकसान पहुंचाएगा। ये सुनकर ईज का गुस्सा फूट पड़ता है। हाइतांग के बेटे का सरनेम श्यांग लिखा है। इस नाम का तो क्लास में केवल एक वही मोटू लड़का है और उसका हाइतांग से कोई ताल्लुक भी नहीं। वो भविष्य में उसे कैसे शादी करेगा? और ईज हाइतांग को नुकसान क्यों पहुंचाएगा? हाइतांग भी उलझन में है, क्योंकि वो कविता उसने बचपन में लिखी थी और उसके बारे में सिर्फ वो और उसकी माँ जानते थे। अगर चांग भी इसके बारे में जानता है तो शायद वो सचमुच उसका बेटा है। इन्हीं बातों में रात बीत गई। दोनों सो नहीं पाए। उसी समय बारिश भी शुरू हो गई और उनके कमरे की छत टपकने लगी। ईज तो चिट्ठी की वजह से पहले ही चिड़चिड़ा था, अब और भड़क गया। हाइतांग उसे शांत करने की कोशिश करती है। ईज कहता है, अगर भविष्य में मेरी वजह से तुम्हें सच में कुछ हो गया तो खतरा देखते ही तुम भाग जाना, और अगर तुम जिंदा रही तो मैं तुम्हें जरूर ढूंढ लूंगा। हाइतांग जवाब देती है, नहीं, जो होगा हम साथ में सामना करेंगे। इसके बाद वे मेल बॉक्स की तरफ जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर देखते हैं कि मेल बॉक्स ही गायब है। बुक स्टोर का मालिक कहता है कि शायद तेज बारिश में वो नदी में बह गया। अब क्या होगा? वे तो भविष्य के खतरे के बारे में सब समझना चाहते थे। उधर हॉल वाले मामले को लेकर हाओ और जिंजू दोनों बहुत परेशान हैं। कहते हैं कि अब बाओ वो हॉल अपने कब्जे में ले लेगा। क्या ये सच हो सकता है? लेकिन चादोंग नहीं चाहता कि इस मामले में हाओ और ईज फंसे, इसीलिए वो हाओ को कुछ दिनों के लिए वहां आने से मना कर देता है और कहता है कि ये बात ईज को भी बता देना। अगले दिन बाओ के आदमी हॉल में आते हैं और वहां का ताला तोड़ देते हैं। इधर हाओ अपने दादा के साथ उनके फूड स्टॉल पर काम कर रहा है और ईज भी उनकी मदद कर रहा है। जिंजू जब सड़क से गुजर रही है तभी बाओ के आदमी उसे पकड़ लेते हैं। उसके सर पर गंदा पानी उड़ेल कर कहते हैं, चादोंग को कह देना अगर उसने और बाकी लोगों ने हमारी बात नहीं मानी तो अगली बार इसे भी बुरा होगा। उधर बाओ के और आदमी बुक स्टोर में जाकर हंगामा करने लगते हैं। जब हाइतांग पुलिस को बुलाना चाहती है तो बुक स्टोर का मालिक मना कर देता है और बाओ के लोगों को कुछ पैसे देकर वहां से फिलहाल के लिए भगा देता है। इसके बाद वो हाइतांग को अपनी इस महीने की तनख्वाह देकर कहता है, मेरी पत्नी और बच्चे हैं, मुझे अपने घर का खर्च चलाना है। मैं गुंडों के झगड़ों में नहीं पड़ना चाहता, इसीलिए तुम अब से बुक स्टोर मत आना। रात को जब ईज घर लौटा, हाइतांग उसे पूछती है, हॉल को लेकर कोई समस्या हो रही है क्या? ईज पूछता है, क्यों, क्या हुआ? हाइतांग बताती है, आज बुक स्टोर में कुछ गुंडे आए थे। उन्होंने तोड़फोड़ की और कह गए कि जब तक उन्हें हॉल नहीं मिलेगा वो रोज यही करेंगे। ये सुनकर ईज गुस्से में बाहर निकलकर उन्हें मारने जाना चाहता है, लेकिन हाइतांग उसे किसी तरह रोक लेती है। वो कहती है, यही तो वो लोग चाहते हैं, वे तुम्हें उकसाने के लिए ही ये सब कर रहे हैं। ईज तब वादा करता है, अब मैं गुस्से में कभी लड़ाई नहीं करूंगा। उधर हॉल में चादोंग आया ही था कि वहीं पास चांग निकलकर उसे उलझने लगता है। चादोंग कहता है, मैं इस हॉल को बंद कर दूंगा। तुम लोग और बाओ के आदमी इस मामले को ज्यादा मत बढ़ाओ, यही खत्म करो। लेकिन चांग उसकी बात कहाँ मानने वाला था। उल्टा वो ताइचांग के जरिए भी उन्हें धमकाने की कोशिश करता है। चादोंग गुस्से में कहता है, खबरदार ताइचांग के पास भी मत जाना।
चांग हंसकर कहता है, अरे दोस्त, नाराज क्यों हो रहे हो? दूर खड़ी ताइचांग ये सब देखकर ये समझती है कि शायद चादोंग फिर से बाओ के लोगों के साथ मिल गया है। अगले सीन में ये तीनों बैठकर प्लान बनाते हैं अब आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि अब चुप रहना नामुमकिन है। बाओ के आदमी अब तो उनकी गर्लफ्रेंड तक को निशाना बना रहे हैं। उधर साल 2026 में कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होने वाला है, इसीलिए कुछ लोग मेल बॉक्स हटाने आए हैं। गार्ड उन्हें रोकने की कोशिश करता है, फिर नियान को फोन करके सब बताता है। नियान कहती है, उन्हें थोड़ी देर रोक कर रखो, जरूरत पड़े तो मेयो की भी मदद लेना। इसके बाद हाउ चायांग और नियॉन से मिलने आता है। वो भी कहता है, ईस किसी हालत में हाइतांग को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हाइतांग खुद जानती है कि ईस तो 30 साल पहले ही मर चुका है। 1997 में जब हाउ जेल से छूटा था, उसने जाना कि ईस भी जेल में सजा काट रहा है। जब वो ईस से मिलने गया तब ईस ने उससे कहा था कि उसकी मदद करे ईस की मौत का ढोंग रचने में, ताकि हाइतांग पूरी जिंदगी उसका इंतजार ना करे। इसके बाद हाउ उन्हें वो घटना बताता है जिसकी वजह से ईस को जेल जाना पड़ा था। एक दिन जब हाउ फूड स्टॉल पर नहीं था, बाओ के आदमी वहां पहुंचे और हाउ की दादी और जिंजू को बहुत यातना दी। आसपास के लोग चुपचाप तमाशा देखते रहे, किसी में कुछ करने की हिम्मत नहीं थी। बुक स्टोर के मालिक ने थोड़ा विरोध किया तो उसे भी बहुत मारा गया। धीरे धीरे वो भी गुंडों के निशाने पर आ गया और उसके बुक स्टोर को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। जब वह बुक स्टोर बंद रहा, यह देखकर हाइतांग का दिल टूट गया। वो बार बार उससे माफी मांगती रही, क्योंकि उसे लगता था कि ये सब उसकी वजह से हुआ। मालिक कहता, यहाँ किसी की गलती नहीं, ना मेरी ना तुम्हारी, ये शहर ही खराब है। मेरे पास तो छिपकर रहने के अलावा कोई रास्ता नहीं, लेकिन तुम्हारे पास है। वादा करो कि तुम अच्छी पढ़ाई करोगी, इस शहर से बहुत दूर चली जाओगी और कभी वापस नहीं आओगी। जब ईज और हाउ को पता चला कि हाउ की दादी, जिंजू और हाइतांग के साथ क्या हुआ, तो वे हथियार लेकर बाओ से बात करने निकल पड़े। लेकिन चादोंग उन्हें रोकता है, ऐसे तुम लोग बाओ का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वो बहुत बड़े स्तर का आदमी है। अगर तुम दोनों के साथ आज कुछ हो गया तो उन लोगों का क्या होगा जिनके लिए तुम लड़ने जा रहे हो। चादोंग खुद बाओ से बात करने का फैसला करता है। वो बाओ के पास जाकर पूछता है, तुम उन्हें परेशान ना करने के बदले में कितने पैसे लोगे? बाओ कहता है, मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस एक आखिरी काम कर दो, फिर तुम आजाद। चादोंग मान जाता है। वो जाते समय चांग उसे एक लाइटर मांगता है। चादोंग देता है, लेकिन चांग उसे हाथ से नहीं पकड़ता, बल्कि एक पाउच में डाल देता है। ऐसा लग रहा है जैसे वो चादोंग और उसके साथियों के लिए कोई बड़ा जाल बिछा रहे हो। उधर चादक बाकी लोगों को बुलाकर बताता है कि बाओ का दिया हुआ आखिरी काम करना होगा, कुछ सामान डिलीवर करना है। लेकिन ये कोई नहीं जानता कि बाओ उनसे क्या डिलीवर करवाना चाहता है। सबको शक है, वो बाओ पर भरोसा नहीं करते। कोई नहीं जानता कि उसकी क्या चाल है। तब चादोंग दृढ़ होकर कहता है, इन सब पर ध्यान मत दो, आखिरी बार ये काम कर लेते हैं, इसके बाद हम सब आजाद हो जाएंगे। इसके बाद वो ताइचांग को बुलाता है। ताइचांग अब तक चादोंग का इंतजार कर रही थी, लेकिन चादोंग आते ही उसका दिल तोड़ देता है। वो उधार के पैसे लौटा देता है और कहता है, मेरे लिए इंतजार करना बंद कर दो। ताइचांग हैरान होकर पूछती है, क्यों? क्या तुम फिर से बाओ के साथ काम करने लगे हो? चादोंग कहता है, मैं उस रास्ते को बहुत पहले छोड़ चुका हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता मेरे भविष्य में क्या होगा, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तुम मेरा इंतजार करके अपनी जिंदगी खराब करो। उसी दौरान बाहर बैठा था ईज। हाइतांग आती है और पूछती है, क्या हुआ, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? ईज कहता है, मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं कल क्या होगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे दुर्भाग्य में तुम्हें भी खींच लाऊं। हाइतांग मुस्कुरा कर कहती है, मैं कब किस्मत से डरने वाली हूँ, तुम चिंता मत करो, जो होगा हम साथ मिलकर देखेंगे। अगले दिन तीनों मिलकर वो सामान डिलीवर करने निकल पड़ते हैं। रास्ते में जिंजू उन्हें देख लेती है और उधर हाइतांग छाता लेकर ईस को ढूंढने निकलती है। हाइतांग जिंजू से मिलकर कहती है, ईस कहकर गया था कि बाओ का उन्हें कोई आखिरी काम करना है, कुछ सामान उतारने का काम दिया है, लेकिन मैंने पता किया आज तो बंदरगाह पर कोई जहाज आने ही नहीं वाला। जिंजू कहती है, मैंने भी अभी अभी ईज, हाउ और चादोंग को सीहाई फैक्ट्री की तरफ जाते देखा है। इधर तीनों फैक्ट्री पहुंचते हैं। चादोंग बाहर पहरा देने चला गया। ईज और हाउ अंदर बैठकर बक्से खोलने लगते हैं। पहले कुछ बक्सों में तो सिर्फ ईंटें थी, लेकिन आखिरी बक्सा खोलते ही वे सदके में आ जाते हैं। उसके अंदर
क्लास का वही मोटा शरारती लड़का श्यांग बंद पड़ा है। ईज घबरा कर पूछता है, तुम्हारी ये हालत किसने की? श्यांग कांपते हुए बताता है, कुछ लोग मुझे घर से उठा लाए, बहुत मारा और इस बक्से में बंद कर दिया। उसी समय चादोंग आता है और ये देखकर गुस्से में फट पड़ता है, क्यों खोला तुम लोगों ने बक्सा? अब ये मामला बहुत गंभीर हो गया है। वो बताता है, अब वे पुलिस के पास भी नहीं जा सकते क्योंकि बक्सा फैक्ट्री में लाने वाले वही तीनों लोग थे और श्यांग ने उन गुंडों का चेहरा भी नहीं देखा तो केवल इन तीनों का। इस तरह बाऊ बच गया और फंस गए ईज, हाउ और चादोंग। ईज कहता है, श्यांग मेरा क्लासमेट है, अगर मैं उसे समझाऊंगा तो वो मेरी बात मान जाएगा, चुप रहेगा। उधर बाऊ को पता चलता है कि शायोंग का पिता पुलिस के पास गया है। इधर ये तीनों किसी तरह शायोंग को समझाकर उसे लेकर भाग रहे हैं। तभी बाऊ अपने गुंडों के साथ वहां पहुंच जाता है। वो उन तीनों को बेरहमी से मारकर बांध देता है। चादोंग कहता है, जरूरत पड़े तो मैं शायोंग को मार दूंगा, बस मुझे और मेरे साथियों को छोड़ दो। लेकिन ईज ये करने से साफ मना कर देता है। वो बाऊ को घटिया इंसान कहता है। बस फिर क्या था, बाऊ गुस्से से आग बबूला हो गया और हाउ के पैर पर जोरदार वार करता है। इसके बाद वो कहता है, तुम लोगों के पास दो विकल्प हैं। पहला, तुम सब यहीं मर जाओ। दूसरा, श्यांग और ईज को मरने के लिए छोड़ दो और बाकी लोग भाग जाओ। तब ईज चादोंग से विनती करता है कि वो हाउ को अस्पताल ले जाए, लेकिन हाउ तो जोर जोर से चिल्ला रहा है कि वो ईज को अकेला छोड़कर किसी भी हालत में नहीं जाएगा। चादोंग नहीं चाहता कि हाउ मर जाए, इसीलिए वो किसी तरह उसे घसीटते हुए ले जाने लगता है। उधर बाऊ के लोग फैक्ट्री में आग लगा देते हैं। चादोंग और हाउ किसी को भी जाने नहीं देते। दोनों को वहीं पकड़कर बुरी तरह मारने लगते हैं। ईज के मुंह में ब्लेड छिपा हुआ था, वो उसे निकालकर शायोंग को देता है ताकि वो रस्सी काट सके, लेकिन काटते काटते ब्लेड उसके हाथ से गिर जाता है। इसी बीच वहां हाइतांग पहुंच जाती है। वो आग के बीच कूद पड़ती है, उसके हाथों में भी आग लग जाती है, लेकिन वो परवाह किए बिना ईज की रस्सी खोल देती है। ईज उसे बार बार भाग जाने को कहता है, पर हाइतांग कहती है, मैंने कहा था ना, हम हर चीज साथ में करेंगे। उधर बाऊ के गुंडे ईज और शायोंग को मारकर वहां चादोंग की लाइटर फेंक देते हैं ताकि पुलिस आए तो समझे कि लड़ाई झगड़ा चादोंग ने ही किया था। वे लोग वहां से निकल गए। तभी वे ईज को भागते देख पीछे जाने लगते हैं। चादोंग जोर से चिल्लाकर ईज को पुलिस बुलाने को कहता है और कहता है, इनसे मैं और हाउ निपट लेंगे। चादोंग और हाउ किसी तरह बाऊ के गुंडों को रोक रहे हैं। तभी पुलिस आ पहुंचती है। सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। कहानी 2026 में आती है। हाउ बताता है कि बाद में उसे और चादोंग को जेल जाना पड़ा। शायोंग को किडनैप करने और बाऊ के एक आदमी को मार डालने के आरोप में तीनों को पुलिस पकड़ कर ले जाती है। बाहर हाइतांग बैठे बैठे ईज का इंतजार कर रही थी। शायोंग अपनी किडनैपिंग के लिए अपने ही पिता को दोष दे रहा है, क्योंकि उसके पिता की पहले से ही बाऊ से दुश्मनी थी और ऊपर से उन्होंने बाऊ से उधार लिया था, जो पैसा कभी वापस नहीं किया। श्यांग जब अपने माँ बाप के साथ जा रहा था, तभी हाइतांग उसे पीछे से पुकार कर उसके सामने हाथ जोड़कर विनती करती है, हम बचपन से एक साथ पढ़े हैं, कम से कम उसी रिश्ते के लिए सच बता दो। तब शायोंग आगे बढ़कर पुलिस से सच सच कहता है कि उसे ईज ने किडनैप नहीं किया था। काफी समय बीत जाता है। हाइतांग तब भी ईज का इंतजार करती रहती है। पुलिस उसे कई बार डॉक्टर के पास जाकर उसके जले हुए हाथ का इलाज कराने को कहती है। तभी वहां ताई पहुंच जाती है और किसी तरह समझाकर हाइतांग को वहां से ले जाती है। इसके बाद पता चलता है कि 3 दिन में मेल बॉक्स हटा दिया जाएगा। अब हाइतांग के बचपन की घटना दिखाई जाती है। जब उसकी माँ घर छोड़कर गई थी, तब मोहल्ले के सारे लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे। वो छोटी बच्ची हाइतांग से कहता कि उसकी माँ एक आदमी के साथ भाग गई और उन्हें छोड़कर चली गई। हाइतांग ईज का इंतजार करती रहती। कुछ दिन बाद ईज को जेल से रिहा कर दिया गया। वो हाइतांग के जले हुए हाथों को देखकर उसे माफी मांगता है, लेकिन हाइतांग मुस्कुराकर कहती है, कोई बात नहीं, मैंने कहा था ना, हम हर चीज साथ में करेंगे। इसके बाद दोनों नए जीवन की उम्मीद में घर की ओर चल पड़े, पर उनका वो छोटा सा हॉल भी अब उनके हाथ से निकल चुका है। ईज भले ही रिहा हो गया, लेकिन चादोंग और हाउ को कुछ दिन और जेल में रहना था। एक दिन सायोंग ईज से मिलने आया। उसने बताया कि उसकी माँ ईज को कई स्कूलों में दाखिला कराने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस घटना के बाद कोई भी स्कूल उसे लेने को तैयार नहीं। ईज ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब मुझे पढ़ने का शौक नहीं रहा, अब तो मैं कोई नौकरी ढूंढ रहा हूँ
ताकि हाइतांग की पढ़ाई जारी रख सकूं। तब सायांग बोला, मेरी माँ मेरे लिए एक ट्यूटर ढूंढ रही है, देखो क्या तुम हाइतांग को इसके लिए बना सकते हो। मैं तो वैसे भी पढ़कर कुछ समझ नहीं पाऊंगा, लेकिन हम क्लासमेट हैं, इसीलिए उसके पढ़ाने से मेरा काम भी चल जाएगा और थोड़ी कमाई भी हो जाएगी। ये सुनकर ईज का चेहरा खिल उठा। वह खुशी खुशी जाकर ये बात हाइतांग को बताता है। हाइतांग भी हंसते हंसते राजी हो जाती है। ईज उसके कंधों पर हाथ रखकर कहता है, अब से तुम मन लगाकर पढ़ाई करना और पैसे कमाने की जिम्मेदारी मेरी। तुम बड़े कॉलेज में दाखिला लोगी, फिर हम इस शहर से दूर चले जाएंगे और बहुत सारी जगह घूमेंगे। बताओ कहाँ जाना चाहती हो। हाइतांग के चेहरे पर एक चमक आ जाती है, ऐसी जगह जहाँ बर्फ गिरती हो। इसके बाद ईज बंदरगाह पर सामान उतारने का काम करने लगता है। समय मिलता तो वो अतिरिक्त मेहनत करके थोड़ी और कमाई करता। सामान आयात निर्यात के दौरान बचे हुए उत्पाद मजदूर सस्ते में खरीद सकते थे। इसी तरह एक दिन ईज 2 डब्बे कुकीज खरीद कर लाता है। हाइतांग उत्साह से कहती है, जब कुकीज खत्म हो जाएगी तो इन डब्बों में छोटी छोटी चीजें रखेंगे, एक तुम्हारा होगा और एक मेरा। एक दिन ईज कचरा फेंकने गया और वहां उसे वही बिल्ली मिल गई और साथ ही मिला वो पुराना मेल बॉक्स जो अब बेहद खराब हालत में है। वो उसे घर लाकर ठीक करता है और फिर से उसी बुक स्टोर के सामने रख देता है। एक दिन सायांग और हाइतांग को साथ घर लौटता देख ईज के दिल में हल्की सी जलन उठती है। हाइतांग मुस्कुरा कर कहती है, अरे सायांग मुझे नहीं, मेरी एक दोस्त को पसंद करता है और उसे बात करने के लिए कभी कभी मेरे साथ चलता है। तुम बेकार की टेंशन मत लो। ये सुनकर ईज का दिल हल्का हो गया। उस रात दोनों बैठकर चिट्ठियां लिखते हैं। हाइतांग लिखती है, ईज बहुत अच्छा लड़का है, वो मुझे कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ईज हाइतांग की चिट्ठी पढ़कर हंसते हुए पूछता है, अच्छा तुम्हारा पूरा नाम क्या है और भविष्य में तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें ठीक से ट्रीट करता है या नहीं। उसी समय सायांग का पिता पैसे देने आया क्योंकि उन्होंने सायांग की जान बचाई थी, पर ईज और हाइतांग दोनों ही पैसे लेने से इनकार कर देते हैं। तब सायांग का पिता धीरे से कहता है, मैं हाइतांग की माँ को जानता था, वो बहुत अच्छी महिला थी। पुराने दिनों में जब वह फैक्ट्री से पैसे चुराने गया था तब हाइतांग की माँ ने उसे पकड़ा था, लेकिन उसने उसे पुलिस के हवाले नहीं किया बल्कि उसकी मदद की। हाइतांग सुनकर टूटे हुए मन से कहती है, और बाद में वही पैसे मेरी माँ ने चुरा लिए, यही सब लोग जानते हैं। सायांग का पिता सिर हिलाकर कहता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मदद के बदले मैं उन्हें कुछ दूध के पैकेट देने गया था, पर उन्होंने तो लेने से मना कर दिया था। फिर वो एक लंबी सांस जोड़कर कहता है, ये वही दिन था जिस दिन हाइतांग के पिता ने तुम्हारी माँ को किसी दूसरे आदमी के साथ देखा था। उस दिन सायांग के पिता ने आगे बताया कि हाइतांग की माँ ने उसे 2 जहाज के टिकट मांगे थे। उसने बड़ी मुश्किल से दोनों टिकटों का इंतजाम भी कर दिया था, लेकिन उसके आदमियों ने बताया कि हाइतांग की माँ कभी बंदरगाह पहुंची ही नहीं। ये सुनकर उसे चिंता होने लगी और वो लोन शार्क बनकर ईबो के घर गया। वहां उसने जाना कि ईबो बुरी तरह जुए की लत में पड़ चुका है। एक बार ईबो ने उससे 3000 युआन उधार लिए थे और सारे पैसे जुए में हार गया, लेकिन कुछ ही दिन बाद उसने कर्ज चुका दिया। ये वही रकम थी जो फैक्ट्री से चोरी हुई थी। अब कहानी साफ है, किसने असल में पैसे चुराए थे। सायांग के पिता हाइतांग के सर पर हाथ फेर कर बोलते हैं, अतीत में तुम्हारी माँ ने मेरी जान बचाई थी और अब तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है। अगर कभी भी किसी मदद की जरूरत पड़े तो बिना हिचकिचाए मेरे पास आना। हाइतांग को आज भी वो दिन याद है जब उसकी माँ ने उसके हाथ में जहाज का टिकट दिया था। टिकट के साथ एक कोडवर्ड में कहा था, सुबह 11 बजे बंदरगाह पहुंच जाना, लेकिन छोटी सी हाइतांग 10 मिनट लेट हो गई। उसी दिन उसने सोचा था कि उसके देरी की वजह से उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई, पर अब लग रहा है बीच में कोई बहुत बड़ी गड़बड़ हुई थी और ईबो निश्चित ही को जानता था। इधर कहानी 2026 में लौट आई। गार्ड ने फिर फोन करके मेल बॉक्स हटाने की आखिरी तारीख याद दिलाई। वे उसी ओर जा रहे थे जब नियान को पुलिस का फोन आया। हमें लगता है कि हमने आपके पिता को ढूंढ लिया है। एक बूढ़ा आदमी कब्रिस्तान में किसी कब्र के पास कई दिनों से बैठा पाया गया। जब वे पहुंचे तो वो बुरी तरह बीमार हो चुका था। नियान ने उम्मीद के साथ केबिन में कदम रखा, शायद वो उसके पिता हो, लेकिन उसी समय ईज वहां से गायब था। सबको पता चलता है कि ईज फिर से कब्रिस्तान गया है। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो रही है, उसका शरीर हार मान रहा है। उसी वक्त वहां हाइतांग पहुंचती है और जैसे ही ईज को देखती है वे दोनों एक दूसरे की दुनिया में पहुंच जाते हैं। एक शांत
सफेद बर्फ से ढकी दुनिया, जहाँ कोई दर्द नहीं, सिर्फ हंसी और उनका साथ। वही उनकी कहानी की असली हैप्पी एंडिंग पूरी होती है। नियान जब तक पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ईज अपनी आखिरी सांस ले चुका था। उसे हाइतांग की कब्र के ठीक बगल में दफनाया गया। जीवन में साथ नहीं रह पाए, पर हमेशा के लिए साथ सो गए। इधर कहानी अतीत की दिखाई जाती है। इबो एक होटल में खाना खा रहा था जब टीवी पर खबर आई, सीहाई फैक्ट्री जो कई सालों से बंद पड़ा था, उसे तोड़कर वहां एक रिजॉर्ट बनाया जाएगा। निर्माण कार्य जल्दी शुरू होगा। ये सुनते ही इबो बुरी तरह घबरा गया। उसने तुरंत ली नाम के एक आदमी से मुलाकात की। कुछ दिनों बाद ईज ने काम करते हुए इबो को दूर से कुछ संदिग्ध हरकतें करते देखा। उसे शक हुआ और वो उसका पीछा करने लगा, लेकिन इबो बाइक उठाकर भाग गया। ईज दौड़ता हुआ वापस आया और हाइतांग को सब बता दिया। इबो कुछ बड़ा करने वाला है, तुम उससे बहुत सावधान रहना। 2026 साल में दिखाया गया गार्ड को वो चिट्ठी मिल जाती है जो हाइतांग और ईज ने मेल बॉक्स में रखी थी। चियांग के पास पुलिस का फोन आया। उन्होंने बताया कि उसकी माँ की कार की बैक सीट में जिस बुजुर्ग आदमी की लाश मिली थी उसकी पहचान हो चुकी है। उसका नाम है इबो और वही है हाइतांग का पिता। उन्होंने बताया कि साल 1996 में हाइतांग ने इबो के नाम पर एक मिसिंग रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी। ये सुनकर चियांग वही पुरानी रिपोर्ट देखना चाहता है। कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। हाइतांग इजू की बरसी पर उसके कब्र पर जा रही है। तभी उसने रास्ते में इबो को देखा। अब वह बहुत बूढ़ा हो चुका है और सड़क किनारे कचरा बिनने का काम करता है। हाइतांग ने उसे आवाज दी और अपनी कार में बिठाया। उसने अपनी माँ के बारे में उसे पूछना शुरू किया। हाइतांग को पहले से शक था कि उसकी माँ के साथ जो कुछ हुआ था उसके पीछे इबो ही था। कुछ देर बाद इबो ने खुद स्वीकार किया, हाँ, उसी ने उसकी माँ को मार दिया था जिस दिन उसकी माँ किसी और आदमी के साथ भागने का फैसला कर रही थी। ये सुनते ही हाइतांग गुस्से से कांप उठी। उसने कहा, वो किसी और के साथ नहीं, मेरे साथ भागना चाहती थी, क्योंकि तुम एक जानवर की तरह बर्ताव करते थे। तुम्हारे साथ कोई रह ही नहीं सकता था। लेकिन इबो को इस पर जरा भी पछतावा नहीं था। वो शांत आवाज में बोला कि चाहे हाइतांग उसे पुलिस के हवाले कर दे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो बूढ़ा हो चुका है, कुछ ही दिनों का मेहमान है। जेल जाएगा तो कम से कम दिन में 3 वक्त का खाना तो मिलेगा और यही उसके लिए बेहतर होगा। इबो के इस कठोर जवाब से हाइतांग भीतर से सुलग उठी। उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। आगे क्या हुआ ये दिखाया नहीं जाता, लेकिन साफ समझ में आता है कि उसी के बाद हाइतांग की कार नदी में गिर गई और वहीं उसकी और उसके पिता की मौत हो गई। एक बार फिर अतीत में सियांग और हाइतांग उस दिन साथ घर लौट रहे थे। तभी हाइतांग ने अपने पिता इबो को कुछ अजीब करते हुए देखा और वो उनका पीछा करने लगी। अब कहानी फिर 2026 में लौट आई। चियांग कहता है कि वो अपने माता पिता के इस दुखद मौत को किसी भी तरह स्वीकार नहीं कर पा रहा। वो कहता है कि उन्हें अतीत बदलना ही होगा। यहाँ एक बात साफ है, नियान इजू की असली बेटी नहीं थी, इसीलिए अतीत बदल जाने के बाद भी वो भविष्य में मौजूद रहेगी। लेकिन हाइतांग का बेटा चियांग था, इसीलिए अगर अतीत बदल गया तो चियांग शायद इस भविष्य में अस्तित्व ही न रखे। इसी वजह से नियान उसे बार बार रोक रही है। लेकिन चियांग कहता है, मैं ऐसा क्यों ना करूं, बताओ, मेल बॉक्स हमारे पास ही क्यों आया, ताकि हम अपने माता पिता को उस दर्द से बचा सके जिसे उन्होंने सहा है। उधर मेल बॉक्स को उठाकर ले जाया जा रहा है। गार्ड लगातार फोन करता है। तभी चियांग ने उन्हें मैसेज भेजा, शायद मैं समय पर नहीं पहुंच पाऊंगा, कृपया मेरी तरफ से एक चिट्ठी लिख देना। फिर चियांग ने मैसेज करके बताया कि चिट्ठी में क्या लिखना है। अब समस्या ये है कि उनके पास चिट्ठी लिखने के लिए कोई पेन नहीं। तभी मेओ ने अपना आईब्रो मार्कर निकालकर उन्हें दे दिया। उन्होंने पूरी मेहनत से चिट्ठी लिख ली, लेकिन जैसे ही गार्ड के हाथ बारिश का पानी लगा, पूरा कागज भीगकर खराब हो गया। अब उनके पास ना नया कागज है, ना ही कोई पेन। जो छोटी सी कागज की एक टुकड़ी किसी तरह बची थी, उसी में लिखने का फैसला हुआ। मेओ ने कहा, इतनी छोटी जगह में सब नहीं लिखा जाएगा, बस मुख्य बातें ही लिख दो। उधर ईज मेल बॉक्स के पास हाइतांग का इंतजार कर रहा है, क्योंकि आज उन्हें मिलकर मेल बॉक्स चेक करना है। पर जब हाइतांग नहीं आई तो ईज ने खुद ही मेल बॉक्स खोला। अंदर कुछ नहीं है, इसीलिए उसने ताला लगाकर वहां से लौटना शुरू किया। यहाँ इस तरफ वे लोग बार बार कोशिश कर रहे हैं कि उस छोटे से कागज को आखिरी बार अतीत में भेज सके। लोग उन्हें रोकते जा रहे हैं, लेकिन आखिरकार मेओ ने किसी तरह वो कागज अतीत में भेज ही दिया।
ईज लौट रहा था। तभी उसकी नजर उस बिल्ली पर पड़ी। वो समझ गया कि कोई चिट्ठी आई है। वो तुरंत यू टर्न लेकर वापस मेल बॉक्स पहुंचा। वहां से एक छोटा सा कागज मिला जिस पर लिखा है, सिहाई फैक्ट्री मत जाना और 30 नवंबर को कोई हत्या मत करना। उसी समय शायान वहां पहुंचा और बताया कि हाईतोंग दौड़ते हुए किसी बाइक वाले के पीछे चली गई। ईज घबरा कर बोला, आज तारीख क्या है? शायांग ने कहा 30 नवंबर। ईज तुरंत बोला, तुम पुलिस को फोन करो, और वो हाईतोंग को ढूंढने निकल पड़ा। उधर हाईतोंग पहले ही सिहाई फैक्ट्री पहुंच चुकी है। वहां उसे अपनी माँ की हेयर क्लिप मिली। तभी उसने देखा कि ईबो एक बोरे में कुछ भर कर ले जा रहा है। जैसे ही हाईतोंग उसके सामने आई, ईबो ने ली से कहा कि इस लड़की को भी खत्म कर दो। ठीक उसी समय ईज वहां पहुंच गया और उनसे भिड़ने लगा। लड़ाई के दौरान ईज ली को मारने ही वाला था, लेकिन तभी उसे चिट्ठी के शब्द याद आ गए, 30 नवंबर कोई खून मत करना। उसने खुद को रोक लिया। उसी पल ली उस पर हमला करने वाला था। तभी शायान पुलिस के साथ वहां पहुंच गया और दोनों की जिंदगियां तबाह होने से बच गई। इधर 2026 में अगली सुबह नियान जागी तो उसने उसी बिल्ली को अपने सपने में देखा। उसने अपने फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट चेक की तो पाया कि उसके पिता का नंबर अब कहीं नहीं है। फिर उसने चियांग का नंबर खोजा और वो वहां मौजूद था, यानी बदल चुके भविष्य में चियांग जिंदा है। शायद वो भी हाईतोंग का असली बेटा नहीं था, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बीच ईज और हाईतोंग की आखिरी चिट्ठी पहुंच गई। उसमें लिखा है, उस रात ईज ने कोई हत्या नहीं की। हाईतोंग अब कॉलेज जा चुकी है और वो दोनों आखिरकार नेवल टाउन छोड़कर नई जिंदगी शुरू कर चुके हैं। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हम भले ही कभी ना मिले, लेकिन तुम्हें अपना परिवार मानते हैं। उम्मीद है किसी दिन भविष्य में हम जरूर मिलेंगे। और इसके साथ ही ये कोरियन ड्रामा की कहानी यहीं पर खत्म होती है। कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, पक्के से सब्सक्राइब कर ले। जल्द मिलते हैं एक और कोरियन ड्रामा कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।